नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया और आप हमारा खास शो देख रहे हैं जिसका नाम है निष्पक्ष, जहां ना बात होती है पक्ष की ना विपक्ष की। जो भी बात होती है वो पूरी निष्पक्षता के साथ और हम जनता के प्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करते हैं, जनता से जुड़े वो हर सवाल जो जनता उनसे पूछना चाहती है। और उन्होंने जब से जनता के प्रतिनिधि चुने गए उसके बाद से उन्होंने क्या क्या काम किए, आज वो लगातार जनता के बीच में है, तो किन मुद्दों को लेकर है, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, और प्रदेश की राजनीति को लेकर हम निरंतर जनता की आवाज बनकर विधायकों से, मंत्रियों से और सभी बड़े नेताओं से बात कर कर उनके मन की बात जानते हैं। आज इसी कड़ी में निष्पक्ष के हम हैं सिरसा विधानसभा के अंदर। सिरसा की अगर हम बात करें, एक ऐसी जगह जहां से मुख्यमंत्री रहे, जहां से सरकारें चलती रही हैं, जहां से दिग्गज बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री रहे। बात करें तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पूरी सरकार यहां से चलती थी, देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उनके पुत्र रहे ओम प्रकाश चौटाला, प्रदेश में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर उनके बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन अब दो पार्टियों में अलग अलग बट चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, जो आज भी हरियाणा की राजनीति के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण अपना पैठ रखते हैं और अपनी मजबूती रखते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम सिरसा विधानसभा की बात करें तो सिरसा विधानसभा हमेशा से चर्चा का विषय रहा। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक दिग्गज पंजाबी नेता रहे स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जी। 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और सिरसा के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया अपने समय के अंदर। अब उन्हीं के परिवार की राजनीति और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके नाती गोकुल सेतिया जो पिछली बार भी चुनाव सिरसा से लड़े, मात्र 600 वोटों के अंतर से गोपाल कांडा से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा सूद समेत हक वसूल किया और लगभग 7,500 के करीब वोट से गोपाल कांडा को शिकस्त दी और एक बड़ा किला ध्वस्त करने में कामयाब हुए। जो कि कहा जाता था कि गोपाल कांडा की वहां पर अपनी बहुत सुप्रीमेसी है, लेकिन उसके बाद लगातार जब से गोकुल सेतिया विधायक बने हैं, जनता के बीच में है, अपने मुखर अंदाज को लेकर, जनता की आवाज को निरंतर लोगों के बीच में जाकर उठाने को लेकर बहुत मजबूती के साथ लोगों के बीच में उनकी आप ये कह सकते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। सिरसा के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर एक युवाओं ने, लोगों ने एक उन्हें प्यार से नाम भी दिया कि वो सिरसा की जनता के लिए रॉबिन हुड का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो लगातार जनता के बीच में जाकर, पहले कहते थे कि शायद विधायक ऐसा होता है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया ने उस मिथक को तोड़ा और आज वो लगातार ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर आपको जनता के बीच में, चौक पे, चौराहों पर, ऑफिसेज में, हर जगह पर जनता की नुमाइंदगी करते हुए, जो कि जनता उम्मीद करती है एक विधायक हमारा ऐसा होना चाहिए, वो लगातार जनता के बीच में उसी तरह से जाकर और उनकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ जब विधानसभा की बारी आती है, जिसके लिए उनको प्रतिनिधि चुना गया जनता ने, कि वहां जाकर अपनी विधानसभा की बात रखें, उतनी ही मुखरता के साथ और उतनी ही मजबूती के साथ बात रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ चर्चाओं का विषय भी बना रहता है, क्योंकि उनका जो अंदाज है थोड़ा जोशीला है, थोड़ा गर्मजोशी वाला है। तो कहते हैं कि युवाओं का अंदाज बहुत से ट्रेडिशनल लोगों को या राजनीति करने वाले लोगों को पसंद भी नहीं आता। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज निष्पक्ष के हमारे खास शो में गोकुल सेतिया विधायक सिरसा मौजूद है। गोकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप ही के शहर में, आपके शहर में हम आपका स्वागत कर रहे हैं और मैं भी सिरसा से ही हूँ, तो आज आपके शहर में और आपके घर में हमारे को अवसर मिला जी, तो बहुत धन्यवाद गोकुल जी। थैंक यू भाई साहब। गोकुल जी, सबसे पहले बात करते हैं, अभी पहले प्रदेश की राजनीति से बात शुरू करते हैं। हाल ही में शीतकालीन सत्र खत्म हुआ विधानसभा का, जोरदार रहा, हंगामेदार रहा। विधायकों को बाहर भी निकाला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था हुड्डा जी की तरफ से। हालांकि वो प्रस्ताव गिर गया, उसको सत्ता पक्ष की तरफ से जब उसकी वोटिंग हुई तो उसके चलते हुए वो गिर गया। सबसे पहले आप जो विधानसभा का सत्र हुआ, इसके अंदर जो पूरा ये जो भी इंसिडेंट रहा, विधायकों को बाहर निकालने की बात रही, वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, शोरगुल रहा, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, विपक्ष का काम है, अगर सरकार मुद्दों से भटक के और चीज़ों पे लोगों का जो माइंड अगर वो डाइवर्ट करना चाहती है, तो वापस ट्रैक पे सरकार के जो मुद्दे थे, जो बातें, प्रोमिसेस उन्होंने जो चुनाव से पहले किए थे, उस पे विपक्ष उनको वापस लेकर आए। तो पूरा प्रयास हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब की तरफ से रहता है। बड़ा अनुभव उनको है और बड़ा उनके साथ काम करके मुझे भी गर्व महसूस होता है कि मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी भी उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्री रहे और अब मैं उनके साथ
मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और इन दिनों जब भी कोई हमारे नेता बात उठाते हैं लोगों के हित में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के कई मंत्री ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कि उनको शोभा नहीं देता। हालांकि आपने एक उसमें एपिसोड देखा होगा जब मैंने विधानसभा के अंदर रणवीर गंगवा जी हाँ, का, तो क्या शब्दावली उन मंत्री की थी, उनकी एज क्या है और मेरी एज क्या है, तो किस प्रकार से वो वहां पे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे जो कि बाद में डिलीट कराने पड़े। तो मैंने तो यही कहा था कि ये बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस फेल है। इनके डिपार्टमेंट की और है जो बताओ भी। मैंने क्या गलत कहा? आप खुद फरीदाबाद रहते हैं, आप गुड़गांव रहते हैं, आप देखते हैं कि जितना बुरा हाल इस बार बरसातों के समय जो हरियाणा का हुआ, इतना बुरा हाल तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो कई मंत्रियों के पास कोई भी ढंग की बात नहीं है। ये तो केवल कोई नाम चेंज कर दिया शहर का, कोई स्कीम का नाम चेंज कर दिया। आज दुनिया और विकसित देश कहाँ के कहाँ पहुंच गए और आज हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। इनसे कुछ चेंज तो आ नहीं रहा। तो सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एमएलएस को, मंत्रियों को कि देखो, लोगों ने आपको मौका दिया या जैसे भी आपको मौका मिला तो आपको कुछ करके दिखाना है। ये इधर उधर की बातों में कोई आनी जानी नहीं है। तो समय होता है, परमात्मा, ईश्वर, सच्चे पातशाह समय अगर किसी को देते हैं तो उसको ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट कर नहीं पा रही। मैंने अभी हुड्डा साहब का भी हाल ही में इंटरव्यू किया था, तो मैंने हुड्डा साहब से पूछा था, मैं कहा जी आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो उसका क्या मकसद था? आपके पास नंबर्स थे नहीं सपोर्ट करने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव होता है कि आपके पास नंबर सपोर्टिंग हो, आपको लगता है कि जब सदन चल रहा है तो उसके अंदर आप उसको लाकर सरकार के अगेंस्ट जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आप उसको अप्रूव कर लोगे। तो उनका कहना था कि भाई इस समय जो प्रदेश के अंदर जो हालात है, वो कानून व्यवस्था की बात कर ले, वो शिक्षा की बात कर ले, वो बेरोजगारी की बात कर ले, हर मुद्दे के ऊपर जो है सरकार जो है विफल है, कोई ऐसा काम कर नहीं पा रही। लेकिन मेरा फिर भी एक इसमें सवाल ये है कि भाई देखिए, हुड्डा साहब भी 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी सरकार चलाई है, उन्होंने और बारीकी से उस सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या चलता है। जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछली बार भी आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जब पिछली बार भी बीजेपी की सरकार रही, तो क्या कारण है ऐसा कि बार बार सत्र होते हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े नेता लगातार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चेक भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मुद्दे जो के त्यों हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी उन पर लगातार ये आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं पर, जो आपने बात कही कि वो मुद्दे को भटकाने के लिए एक ऐसा टॉपिक ले आते हैं जिससे कि एक बार जनता का ध्यान भंग करके कोई करंट मुद्दा चल रहा हो तो उससे हटकाकर दूसरी तरफ लगा दिया जाए। तो मैं ये ओवरऑल समझना चाहूंगा कि इतना प्रोसेस होने के बाद भी, हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री 10 बार रह लिए, कांग्रेस पार्टी ने इतने साल देश चलाई, उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक सब मुद्दे उठाते हैं, उन पर अंकुश लगाकर या उनको चेक करके सरकार दुरुस्त क्यों नहीं करती? उसको रोक कौन रहा है करने से? देखो, करता धरता तो सरकार ही है। अब आप एक चीज देखिए कि हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो विधानसभा है, और हम कहाँ बोल सकते हैं, जहाँ पे चीजें रिकॉर्ड होती हैं, हर चीज जहाँ आप कॉन्फ्रंट कर सकते हो, एक दूसरे सवाल जवाब करके वहीं जवाब दे सकते हो, हर चीज का महत्व होता है। लेकिन 1.5 साल मुझे एमएलए बने को हुआ है, मेरे हर बार वही मुद्दे होते हैं और मेरे वही मुद्दे रहेंगे। अब मुझसे कई पत्रकार साथी, हमारे प्रेस वाले भाई पूछते हैं कि आपका आगे का विजन क्या है। मैं कहा पहले वाला विजन तो क्लियर हो, वो तो पहले उसको तो पूरा कर लो। मैंने हमारे किसानों के लिए धिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर की बात उठाई, अब तक क्या हुआ? और ये मुझे लगता है चुनावों के समय से आप उससे पहले से लगातार उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब एमएलए बनने के बाद तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं उसको सरकार के समक्ष उस मुद्दे को उठाऊं। क्या हुआ? उस पर कुछ भी नहीं। ऑटो मार्केट के विकास की बात थी, कितनी बार मैंने वहां पे बात उठाई, कुछ नहीं। हमारे हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों की उठाई, कोई सुधार नहीं अभी तक।
घग्गर के अंदर पॉल्यूटेड वाटर, उसमें कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि हमारे एरिया में इतना कैंसर की बीमारी फैल रही है ताकि उस पर विराम लग सके, उस पर कुछ नहीं। खेड़ वालों की बात हमने करी, उस पर कुछ नहीं, कोई आनी जानी है ही नहीं। तो जब सारी सरकार सामने बैठी है, हर बार हम मुद्दों को उठा रहे हैं, फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। नशे के मुद्दे को कितनी बार हमने उठाया। ये तो एसपी अच्छे आए हैं हमारे सिरसा के, इन्होंने काफ़ी हद तक सुधार इन्होंने किया है, लेकिन क्या सरकार के स्टेप्स रहे? वैसे तो कह देते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, लेकिन अगर ये जो गोलियां, जो गोलियों वाले नशे हैं और हैं कुछ, ये एनडीपीएस में नहीं आते। इसको तो लेके आ सकते हैं, जब लोकसभा में भी ये बैठे हैं, विधानसभा में भी ये बैठे हैं, लेकिन फिर भी इसको एनडीपीएस में नहीं लेके आते। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग हमारे नौजवान पीढ़ी के फ्यूचर को लेके कितने सीरियस हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक बात गोकुल जी बिल्कुल साफगोई से पूछना चाहूँगा। पूर्व विधायक जिनको आपने हराया, गोपाल कांडा को, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, पीछे जब मेडिकल कॉलेज की बात हुई तो पूरा क्रेडिट उन्होंने इस तरह से लिया कि भाई हमने मुख्यमंत्री से मांग रखी थी, मुख्यमंत्री ने मांग पूरी कर दी, शिलान्यास वगैरह कर रहे हैं। आपने जैसे कि कहा कि आपने मुद्दे लगातार, आप जब से विधायक बने 1.5 साल से मुद्दे वही उठा रहे हैं, लेकिन आज तक वो पूरे नहीं हुए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आज भी विधायक होने के बावजूद भी आपको सरकार से काम कराने में बहुत एफर्ट लग रही है, जबकि पूर्व विधायक शायद उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो हो सकता है कि सरकार उनको ज्यादा तवज्जो देती है। कहीं ऐसा लगता है आपको? देखो, काम मैं कराऊं, बेशक वो कराएं, अगर वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, काम होना चाहिए। लेकिन उनकी मंशा काम कराने की, तो देखो जब पहले वो 2 बार विधायक रहे तब उन्होंने कितना काम करा दिया, तब तो यहाँ रहते ही नहीं थे, आज भी नहीं रहते। तो आज अचानक से क्या शौक जाग गया काम कराने का? एक तो ये। दूसरी बात, मेडिकल हॉस्पिटल अगर आया है, उनको तो याद तक नहीं था। मुझे तो काफ़ी साल हो गए, मैंने तो दरियों पे बैठ बैठ के आंदोलन किया जब मुझे ये सड़क छाप नेता कहते थे। मैंने तो उस समय, आपने, मुझे ध्यान है कि जब टेंट लगे होते थे, टेंटों में आपने रात को जाके रातें भी गुजारी हैं। मैंने 13 दिन अनिश्चितकाल धरना भी दिया, उसके बाद भी मैंने मांगे उठाई, तब ये मुझे सड़क छाप कहते थे। तो उन्हीं करके ये मेडिकल हॉस्पिटल वाला जो सपना हमारा साकार हुआ। तो मैंने तो एक हेल्दी पॉलिटिक्स करने के लिए मैं तो उस मंच पे भी गया, वो सरकार का मंच था ना कि बीजेपी का। मैंने वहाँ सीएम साहब का थैंक्स भी किया। तो लेकिन कहते हैं ना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये वो सिस्टम उनके साथ हुआ, पूर्व विधायक के साथ, कि देखो एक हॉस्पिटल आया है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों की जानें बचेंगी। बल्कि उस चीज पे बात करने की जगह उन्होंने वहां पे मंच पे ये बात कही पॉलिटिकल, कि अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो इनको तो बीजेपी में आ जाना चाहिए। अरे यार, आप किस मंच पे किस प्रकार की आप बात कर रहे हो? आपको किस चीज का दुख लग रहा है कि मैं वहां आ गया या मैंने थैंक्स कर दिया? तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको टोटली हम नेगेटिव पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। आज वो सरकार के साथ उनका, बीजेपी के साथ उनका अलायंस था, तो मेरा काम रोकने की जगह अगर वो लोग भी सब सहयोग दें सिरसा के विकास के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गोकुल जी, आप विधानसभा में भी जैसे पहली बार आप विधायक चुन के गए हैं, विधानसभा के सत्र आपने, जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो भी आपने अटेंड किया, अब जो शीतकालीन हुआ वो भी अटेंड किया। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे आपसे अनुभव जानना चाहूँगा। सत्र, जैसे आपने की बात की, विधानसभा का सत्र होता है तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए होता है कि हर आदमी को अपनी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, जो उनके एजेंडे, जो जनता की मांगे, जो काम है वो वहाँ पे रखे। लेकिन जितना पिछले समय के अंदर विधानसभा सत्रों के अंदर देखने को मिलता है, अक्सर ये होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो जाता है और वो धीरे धीरे मुद्दों से भटक कर व्यक्तिगत कटाक्ष शुरू होने लग जाते हैं विधानसभा के अंदर। जनता के लिए, जनता के पैसे से जब सत्र का आयोजन हुआ है, जब सारे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री समय निकालकर वहां केवल इस बात के लिए ये सुनिश्चित किया जाए कि जनता की जो चीजें हैं उनको एड्रेस किया जाए, जो नेता अपने एरिया की बातें लेके आए उनको एड्रेस करके, और जो चीजें आगे बढ़ाई जा सके ताकि वहां वेलफेयर किया जाए। लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप और जो व्यक्तिगत कटाक्ष शुरू हो गए हैं, आपने अभी तक क्या अनुभव किया कि ये वाकई ही विधानसभा सत्र के अंदर उतनी सार्थकता दिखी है आपको अभी तक, या वहां लगना कि वहां एजेंडा तो ये शुरू होता है कि भैया वहां पर काम कराने के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन वो पहुंच कहीं और जाता है? देखिए, हमारा देश
ये भगवान भरोसे चल रहा है। आपकी बिल्कुल बात आपने जो कही मैं उससे सहमत हूं कि सेशन चलता है, लेकिन कई बार वहां पे मुद्दों से हटके, हालांकि मुद्दे आज हम अपने देश को, अपने प्रदेश को अगर कंपैरिजन करें और देशों से या कुछ विकसित प्रदेशों से, तो आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मुझे लगता है गलत, अभी भी गलत फहमी में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? कहीं भी नहीं। और हमारी कमेटीज की मीटिंग होती है, वहां पे हजारों करोड़ के डाटा लेके आए जाते हैं, और कौन से लेके आए जाते हैं आप मानेंगे? 15 साल पुराने, 20 साल पुराने के काटोगे उसमें से। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ के ऐसा लाते हैं कि इवैल्यूएट ही ना कर सके, कंपैरिजन ही ना कर जो सके, मर्जी लगा लें उसके कंपैरिजन हो ही ना। हाँ, जब एग्जैक्ट डाटा होगा हाँ, तभी तो आप करोगे ना एग्जैक्ट हाँ, दूसरी बात आप सुन लो, उसके अंदर हमें पेट्रोल का खर्चा मिलता है हर एमएलए को आने जाने का, और उसके बाद उस मीटिंग के हमें 2000 रुपये मिलते हैं। आप मान के चलें कि 10 से 15 हजार एक एमएलए एक मीटिंग का लेता है। हर हफ्ते में एक एमएलए की 1 या 2 कमेटीज की मीटिंग होती है। तो एक कमेटी में अगर 7-8 मेंबर हैं तो आप लगा लो 90 विधायक हैं, तो कितने पैसे चले गए महीने के? और उसमें कोई आनी जानी नहीं, मैं स्पष्ट बताता हूँ जी, कोई आनी जानी नहीं। उसके बाद टूर लेके जाते हैं घुमाने के लिए। किस लिए लेके जाते हो भाई? क्या जरूरत है आपको सरकारी लोगों का पैसा फूकने की? ठीक है भाई, हम भी अब जाते हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमें कहते हैं नहीं भाई चलना पड़ेगा। मैं आज तक गया हूं, मैं एक बार गया हूं, और वो भी मैं एक दिन में वापस आ गया। मेरे साथियों ने, एमएलए विधायक जितने साथी, उन्होंने कहा था नहीं यार भाई चलना पड़ेगा, बेशक तू एक दिन लगाया, ठीक है जाना पड़ता है, लेकिन उसका यूज क्या है? यूटिलिटी क्या, औचित्य क्या है उसका? हाँ, कमेटी में आप बुला रहे हो, ठीक है, हजारों करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, ट्रांसफर एक एमएलए करा नहीं सकता। लगाएगा विधानसभा में 2 करोड़ रुपया साल का, और बातें करा रहे हो आप हजारों करोड़ की। और इतने इतने कागज होते हैं, क्वालिफिकेशन लीडरों की आज तक पूछी नहीं। और वहां पे वो राय देते हैं ऑफिसर्स को, आईएएस हैं जो बैठे इतने बड़ी बड़ी सीटों पे, वेल क्वालिफाइड हाँ, है, कोई तैयारी नहीं किसी चीज की। तो मेरे को ये तो बता दो उस कमेटी का फायदा क्या है? क्यों फूक रहे हो लोगों का पैसा? तो आपने रेज किया ये बात कि भैया ये जो मीटिंग करते हो आप आंकड़ों के साथ करंट उसकी विजा विज कंपैरिजन लेके आओ, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें और उस पर बात कर सकें कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने विधानसभा की बात उठाने से अलावा। 3 मिनट मिले, हमें ये लालच होता है कि हम अपना काम करें, जो हमारी जो मुद्दे आप लेके गए वो बात तो रख ले वहां पे। तो अब ऐसे तो कई मुद्दे हैं। अब ये भी होता है कि भाई अब 9000 का कमरा कर दिया एमएलए का, आप मेरे को उसका यूज बता दो क्या है? 3500 का 4000 का अच्छा कमरा मिल जाता है, वो भी वहीं पे जो मैं आपको बता रहा हूँ घुमाने के लिए लेके जाते हैं एमएलए को। अरे भाई 9000 का क्यों करा? मेरे को तो हमारी तनख्वाह बढ़ा देते तो ठीक रहता। अब 1,40,000 45,000 रुपया मान लो आता है, उसमें क्या कर लोगे आप? मेरे को ये तो बता दो भाई साहब। किसी की शादी पे भी चले जाओ ना तो 500 रुपया शगन हम देते हैं, हमें शर्म आती है। 1100 से नीचे आजकल अच्छा भी नहीं लगता, पर करें क्या, 30-40 जगह जाना पड़ता है। अब 4-5 बंदे हमारे साथ होते हैं, अगला पता नहीं सोचता है एमएलए आया 5-7 तो चीजें रखता है खाने के लिए, हम सोचते हैं यार हमारे लिफाफे में तो रुपया तो 500 है, और किसी की पर प्लेट लेके चले जाएं, 7 बंदे हम साथ हैं। तो 4 आजकल बड़े होटलों में 4,000 5,000 पर प्लेट है। किसी के 2000 से भी आप लगा के चलो, 1000 से भी लगा, हमें क्या अगला तो अगले के तो 10-15,000 प्लेटों की लगे, 15,000 की थूक लगी, अपने लिफाफे में 500 है। तो मैंने ये कहा हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, जिस चीज की जरूरत है। हमें 9,000 वाला कमरा दे के क्या करोगे? मतलब समझ से बाहर है। हम लोग चल कहाँ रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप 2 करोड़ रुपया दे रहे हो, आप ये बता दो ना 2 करोड़ में आप पूरी विधानसभा में कहाँ क्या लगा लोगे? मुझे ये तो बता दो मुझे। आज आप एक सड़क बनाने जाओ तो 40-50 साल एक सड़क पे लग जाते हैं आपके। बताओ क्या कर लोगे आप? मैं तो कहता था इसीलिए नगर परिषद सिरसा के चुनाव से पहले कि अरे बड़े मानसो कमेटी बना लो, काम हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं। हालात पता ही नहीं किस तरफ। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो पंजाब के बाद आपने देखा अब हमारे हरियाणा के नौजवान साथी कितने बार जाने लगे।
आप देख लेना, एक ऐसा समय आएगा गांव के गांव खाली हो जाएंगे, आपको नौजवान लड़का नहीं मिलना, यहाँ सब बाहर जाएंगे, जिसका जो जहां दाव लग गया वो वहां जाएगा। मजाक बना के रह गया। देखो आप कह रहे हो जी नौकरी लगाएंगे जी, कोई पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, तो सिस्टम थोड़ी है। अभी मैंने जब हुड्डा साहब का भी इंटरव्यू किया था तो उसमें ग्रुप ए बी सी डी उसमें तो डेटा भी उन्होंने किया था। दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी कि भी मैक्सिमम हरियाणा से बाहर के लोग उनमें ग्रुप ए बी उसमें लग रहे हैं सारे। बस आपके सामने है जी, आप देख लो हमारे देश में कितने बार के लोग आते हैं लड़के काम करने, आते हैं, आपने देखा है, यहाँ से जाते हैं। हमें तो यहाँ दिख जाए तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीआईपी आया हुआ है, कोई अगर फॉरेनर्स यहाँ दिख भी जाए रहते हुए तो आपको लगता नहीं कि यार ये क्या मतलब विडंबना है राजनीति में? सेवा भाव लेके एक आदमी राजनीति में आता है और ये सोचता है कि यार जनता के लिए काम करेंगे। जब इस तरह के चैलेंजेस आप देखते हो तो मन ही मन लगता नहीं कि यार क्या मैंने सही किया? कई बार लगता है ऐसा भाई सब सही कि मैंने सही किया राजनीति में आके? मन उठ गया, स्पष्ट बताता हूँ। लोगों की इतनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, हर आदमी कहता मेरी सड़क भी बने, ये भी हो काम, वो भी काम हो, हमारे अखाड़े बने, हमारे मोगों का काम हो, 100 अपेक्षाएं होती हैं। अब करें क्या, सिस्टम आगे ऐसा सारा बुरा हाल है। अब ये लगता है कि फिर मैं राजनीति में आया किस लिए आया हूँ मैं? कहने का मतलब है कि भाई अगर हाथ ही बंधे हुए हैं, आपके सामने है सिस्टम, कोई नकार दे जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम नहीं है, तो कोई एमएलए नकार दे, कोई सरकार का आदमी नकार दे, नहीं कुछ। लेकिन आपको एक बात भी लगती है कि काश अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो शायद, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि अगर पार्टी प्रदेश के अंदर आप ही की सरकार होती तो काम करने की आज़ादी भी मिलती, बजट भी मिलता, फंड्स भी मिलता, तो शायद आपको जो आप सपना लेके लोगों के बीच में गए थे, जिस मैंडेट के साथ लोगों ने आपको जिताया वो पूरा कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ये स्थिति इस वजह से थोड़ी सी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार बीजेपी की है, तो आपको उतनी खुली आजादी, फंड्स और सपोर्ट नहीं मिल पा रही। नहीं, ये तो है, ये तो स्वाभाविक है ये चीज। लेकिन आप ये देखिए कि आपने अविश्वास प्रस्ताव की बात करी। अविश्वास तो भाई साहब आज बीजेपी के एमएलओ में भी कई में है, कोई बैठ के दुखड़ा रोते हैं कि भाई साहब ऑफिसर सुनते ही आपके साथ भी कभी कहते हैं ना कि वो तो सारे पार्टी के नेता इकट्ठे बैठे चाय खाना खाते हैं, तो कभी करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी रोया कि बोलते हैं कि ऑफिसर सुनते ही नहीं, बोलते हैं। लेकिन यार अब तो अभी चौटाला लगा रहे थे, एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सुन रहा था, किसी ने उनसे पूछा कि जी आप भी काम कराते हो, अधिकारी आपके तो फोन अधिकारी उठा लेते हैं, काम भी करते हैं, गोकुल सेतिया उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जाके वहां पर शोर शराबा भी करते हैं, गाड़ियों में सीओ का पीछा भी करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो अधिकारी तो आपकी भी नहीं सुनते यहाँ के। नहीं, देखो सबका एक अपना, मैं समझता हूँ वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। हाँ नहीं, बट और मैं उनके साथ देखो हमने काम भी किया है, मैंने बल्कि अगर कोई बयान उस समय दिया तो मुझे बाद में लगा भी कि नहीं इकट्ठे रहे हैं, लेकिन कई बीच वाले लोग भी खराब करते हैं, तो वो ठीक है, कंट्रोवर्सी खत्म, मौके का फायदा भी उठाते हैं कुछ लोग। देखो हम लोग ऐसा है कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से जरूर हूँ, पर मैंने हमेशा धरातल पे रह के काम करने का काम किया। अब मैं अगर उस ऑफिसर पे जाऊं या वो किसके इन्फ्लुएंस में है तो वो बार बार वो बातें करनी, आई थिंक वो ठीक नहीं रहेंगी। ठीक है, कई बार बात हो चुकी। लेकिन ऐसा है कि देखो कुछ भी मैंने किया, वो मैंने किया तो लोगों के हित, ऑब्वियसली ना जी। तो आपका व्यक्तिगत एजेंडा तो कोई था नहीं उसमें। जी, तो लोगों के हित में किया, तो मेरे को ये लगता है कि हर आदमी की अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सब अपना अपना काम में इंटरेस्ट दें तो मेरे हिसाब से ठीक है। मैं जब किसी के काम में नहीं टांग अड़ाता तो मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि देखो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ में कोई भी मुझे उसमें कोई टोके या करे। देखो सबका अपना वे है काम करने। लेकिन मैं आपको जनता की अगर बात करें तो आपको सिरसा जनता की जो मन की बात है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ, लोगों से बात होती है, लोगों से सुनते हैं, तो एटलीस्ट लोगों के मन में ये भाव जरूर है कि चाहे गोकुल सेतिया वोकल है, गोकुल सेतिया वहाँ जाकर चाहे प्रोटेस्ट करते हो, शायद हो सकता है कुछ लोगों को उनका तरीका खरता हो, लेकिन वो जनता के लिए, जनता के बीच में जाकर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े तो हैं। देखो भाई सब ऐसा है, सबका काम करने का अपना वे है। अब मेरा जो ये मेरी नेचर है या जो मेरा वे है, ये कोई आज तो हुआ नहीं, ये तो चुनाव तो मैं अब जीता हूँ। आप जीते हैं, उससे पहले लोग मेरे को पहले जानते थे कि ये कैसा है। कोई गुस्से वाला भी कह देता है, कोई आप जैसे कह रहे हैं पॉलिटिक्स में कई लोगों को ये एटीट्यूड अच्छा नहीं भी लगता, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। उनको पता है कि ये जो बात कहेगा ये सच्ची कहेगा, ये पेट में पाप रखने वाला आदमी नहीं। तो ठीक है,
काम होने चाहिए लोगों के, वो जैसे मर्जी हो। मेरे को कोई भाई साहब शौक नहीं कि मैं ऑफिसर से बिना मतलब लड़ूं। लोग तो ऑफिसर से बना के रखते हैं, खाने पे बुलाएंगे, चाय पे बुलाएंगे, कोई गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। मेरे को ये लगता है कि देखो, अगर मैं कोई काम कह रहा हूं तो मैं कोई अपना निजी काम तो कह नहीं रहा, मैं लोगों का काम कह रहा हूं। और अब तो एमएलए लोगों ने बनाया है तो वो काम तो होने चाहिए। तो अगर प्यार से ऑफिसर काम करेगा तो प्यार से कराएंगे, अदरवाइज फिर देखो, शब्दावली अगर मैं गलत बोल रहा हूं या कुछ है तो फिर इन चीजों को तो देखो उनको फिर बियर करना पड़ेगा। सबकी अपनी नेचर होती है। मैं आपके विधानसभा के वो जो 3 मिनट का जो आपको टाइम मिला था या 5 मिनट का एड्रेस मिला था, मुझे लगता है कि वो आपने जब रणवीर गंगवा जी के लिए स्टेटमेंट दी थी कि भाई इन्होंने वहाँ पर भी, हमने जाके वहाँ ऑफिसर के खिलाफ भी कभी काम के लिए कर रहे थे, तो उसको जाके शेयर भी दी, क्योंकि आपने पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि आपने कब कब उसके लिए ऑफिशियल लेटर सबमिट किया या एक कंप्लेंट की कि भैया वहाँ पर कॉपरेशन नहीं मिल रही, हमारी जनता की बातों की सुनाई नहीं। और आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि अगस्त को इस आदमी को, इस अधिकारी को चिट्ठी दी गई। तो जो आपने रणवीर गंगवा जी के लिए कहा कि भाई पहले अपने बारे में तो बता दें, सारे जगह पे इनके पास जो डिपार्टमेंट है पहले उसकी परफॉर्मेंस जीरो बता दें, तो मुझे लगता है कि शायद मंत्री जी भी उस बात का वो हो गए, तो उन्होंने भी आपके लिए लक्षण जैसी बात जो आप कह रहे थे कि एक जिसको एक कहेंगे अमर्यादित शब्द कहेंगे कि पहले अपने लक्षण देख लें, तो वहां पर भी मैं सुन रहा था कि डिप्टी स्पीकर साहब बार बार कह रहे थे कि विधायक जी आप बैठ जाइए जरा, आप अपनी अमर्यादित भाषा को कंट्रोल रखिए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब इतने विवेकवान आदमी, एक इतने सीनियर वरिष्ठ आदमी, मंत्री बीजेपी के, अपनी भाषा को मतलब शब्द जो है कई बार निकल जाता है जिस भी भाव में कहे, तो इस तरह से आदमी इन सत्रों के पीछे की मंशा में क्या उम्मीद करे कि वाकई में ही वहां जाकर सिर्फ ये आजकल। अच्छा, एक मैं इसमें और बात ऐड करना चाहूंगा, मैंने हुड्डा जी से भी बात पूछी थी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। मैंने कहा जी अभी मैंने पिछले कुछ लगभग 5-10 सालों में, या ज्यादातर ये हुआ, पहले भी चलते थे, कि अब मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र होता है तो नेता पहले ये करता है, पहले ये सोचता है कि पहले तैयारी करते थे कि आंकड़े निकाल ले, डेटा निकाल ले, हमारी विधानसभा में कितने काम हुए, नहीं हुए, कितना बजट चाहिए, क्या करवाना है। अब सारे मुझे लगता है विधानसभा में जाने से पहले ये तय करते हैं कि यार कुछ शेरो शायरी तैयार कर लें, कि इस बार 4-5 शेर चिपका देंगे तो बढ़िया सत्र निकल जाएगा, हमारी रीलें वीलें कट जाएंगी, बढ़िया सत्र फर्स्ट क्लास निकल जाएगा। तो शेरो शायरी पे ज़्यादा ध्यान है कि उस पर तालियां बज जाती है, वोटिंग हो जाती है अपनी पार्टी के। तो ये जो दोनों बातें हैं कि एक ऐसे बयानों को लेकर जो उसका क्रक्स है, वो क्रक्स धूमिल हो जाता है जो विधानसभा सत्र का, और दूसरा कि असली मुद्दे और आंकड़ों पे बात करने के बजाय और लॉजिकली तथ्यों पे बात करने के बजाय शेरो शायरी पे दिमाग ज्यादा हो गया है, कि किसी ने कोई शेर सुना दिया तो दूसरा उस पर कटाक्ष अलग शेर से करता है, उसकी वाहवाही पे ज्यादा ध्यान है आज। हमारी हरियाणा कितनी बड़ी स्टेट है, पौने 3 करोड़ के आसपास सीटें हैं, 90 सीटें, छोटा राज्य है। और अगर आप ये लगा लो कि 90 में से मैं भी एक चुना हुआ विधायक हूँ, अगर एक हॉस्पिटल के अलावा बाकी कोई मुद्दा 1.5 साल में पूरा ही नहीं हुआ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितने एक स्टेट की प्रोग्रेस को लेके सीरियस है। शेरो शायरी इन्हीं चीज़ों पे ही आज कहीं ना कहीं लोगों का पैसा वो फूक रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में सिस्टम जा रहा है। गूगल सेठी ने भी वो शेर सुनाया इस बार विधानसभा। मेरे को तो शेर आता नहीं, मैं कई बार इलेक्शन में तो लेकिन सुन के लुत्फ तो लिया होगा, बड़े बड़े नेताओं ने शेरो शायरी करी खूब। नहीं, मैं थोड़ा सा भाई साहब ऐसे आपको कहूँ, मैं शोर शराबे में वहाँ पे ना ज़्यादा मैं ना मेरा इंटरेस्ट होता, मैं अपने मुद्दे की बात करता हूँ। उसके अलावा मैं आप देखेंगे मैं स्टेट लेवल की भी कोई मुद्दे की बात नहीं करता। नहीं, मैंने वो तो खैर इतना टाइम में फ्रैंकली मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप उठाओ, मैं देखो, मैं पहले तो जिन्होंने मुझे बनाया है तो मैं पहले उनकी बात उठाऊंगा, पहले मैं यहाँ के काम करा लूँ। मेरे को कोई वो बड़ा लीडर को वो अपने आप को साबित करने में कोई, या प्रूव करने में या दिखाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाँ, वहाँ पे कई चीज़ें इस प्रकार की चलती रहती हैं जो कि मैं समझता हूँ वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि शेरो शायरी होगी, कुछ मुद्दों से भटकाने की बातें होगी, दिशा में कहीं और ही चली जाती है, पता ही नहीं लगता कि ये मतलब कि असली मुद्दे पे बात क्या करनी, असली मुद्दे पे बात क्या करनी। जी, वो एक्चुअली मुझे लगता है सोचते हैं कि यार इस बार शेर ऐसा चिपका दो कि कई दिन तक चर्चा होती रहे कि यार उस बड़े नेता ने इस बार ऐसा शेर सुना दिया कि भाई साहब समा बांध दिया। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है जी। चलिए, एक में पुराने जो पिछले विधानसभा चुनाव थे, क्योंकि क्या है कि पहले राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में नैतिकता की बात होती है कि भाई साहब बड़े नेताओं को कहा जाता है कि भैया तुम्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता की बात नहीं पूरी कर सके,
तुम अपनी बात कह के मुकर गए या जो जी। भी है। आज के समय में गोकुल सेतिया पहली बार विधायक बने, लगता है राजनीति में नैतिकता बची है कुछ? लग तो नहीं रही किसी तरह से भी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में है, विधायक है, आप ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा चीजों को गहराई से समझ रहे हैं, बची है नैतिकता कुछ? बातों के मायने बचे हैं वैसे? कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं किसी तरह की। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सबका यही हाल है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं बना हूँ, मेरे को कोई देखो एक पैसे का लालच नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, काफी लोगों को राजनीति में आने के बाद कहते हैं ना चस्का पड़ गया, अब ये हट नहीं सकता। मेरे साथ उल्टा हिसाब है। मैं बल्कि अब ज्यादा इरिटेट रहने लग गया जब काम नहीं होता। जब काम क्योंकि नहीं लोगों की होता, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। हाँ, और काम, आपको लगता है कि मेरा एजेंडा तो वही है केवल? मेरा एजेंडा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने मुद्दे बताए हैं इसमें से ये बताएं इन्होंने क्या किया है। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सीरियसली काम नहीं किया। पहले तो विधानसभा के अंदर मुद्दे नहीं सिरसा के उठते थे, अब तो हम शोर शराबा करते। मेरी मंत्री जी से क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। मेरी उस ऑफिसर से क्या लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं। हमारी तो मुद्दों की लड़ाई है कि हमारे काम होने चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं है। तो कुल मिला के बुरा हाल है। आज मुझे लगता है गोकुल सेतिया के मन से ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लगता है कि अगर साला काम मेरे ऐसे ना कराए ना जनता के, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल से ऐसा लग रहा है आप कि एक बात बताओ भाई साहब, अब सिस्टम ऐसा बन गया, देखो मैंने आपको बताया ना चस्का पड़ जाता है, मेरे को कोई चस्का नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं अपने आप में खुश रहने वाला हूं, लेकिन मैं अब लड़ता हूं, करता हूं, मुझे भी कई लोग गालियां भी निकालते होंगे कि यार ये अग्रेसिव है, ऐसे वैसे। मुझे कौन सा अच्छा लगता है मुझे कोई गलत बोले, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे को किस उद्देश्य से लोगों ने एमएलए बनाया है। तो मैं बस वही प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टर्म में जो करा सकूं वो कराऊं। मैंने आपसे जो नैतिकता का सवाल पूछा, जी। मैं उसके लिए एक उदाहरण कोट करता हूँ, फिर मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा। मुझे लगता है पूरे प्रदेश को ये पता है कि जब 2009 के अंदर गोपालकांडा पहली बार आजाद चुनाव लड़के यहाँ से विधायक बने थे, किसके अगेंस्ट लड़े थे, क्या सीक्वेंस रहा था, किस तरह से, जो उन्होंने खुद भी कहा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से लोग उनको अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए भी आए, लेकिन वो उस टाइम तक हुड्डा जी के साथ चले गए थे। और सब लोग जानते हैं कि अभय चौटाला और गोपालकांडा की इक्वेशन क्या रही उस टाइम पे। तो क्योंकि मैं एनएलओ की बात करूंगा तब तो अजय चौटाला सारे इकट्ठे थे, उनकी इक्वेशन क्या रही। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा राइवलरी की अगर बात करें, राजनीतिक द्वेषता की बात करें, तो अभय चौटाला और गोपालकांडा की रही। और शायद उन्होंने खुले मंचों से एक दूसरे को घेरने में, आरोप लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले चुनाव में 2024 में गोकुल सेतिया जो उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सपोर्ट लेके, जो उनके सहयोग से साथ में 2019 का चुनाव लड़ते, जो मात्र 600 वोटों से हारते हैं, तो अभय चौटाला और उनकी पार्टी का पूरा समर्थन आपको था। 2024 में इतने कट्टर दुश्मन, इतनी द्वेषता, वो गोकुल सेतिया को हराने के लिए एक मंच पे हाथ में ला लेते हैं जी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि फिर लोग जो आज तक दोनों धड़ों में अलग अलग थे और ये सोचते थे कि यार मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, ये इसका मुंह नहीं देखेगा जी। जब उनके कार्यकर्ता और लोग जब ये चीज देखते हैं कि यार ये क्या हुआ, हम 15 साल से इनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, ये क्या हो गया जी। ये एक मंच पे खड़े एक आदमी को हराने के लिए जी। तो मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा था, और ये मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया। इस तरह के हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा की राजनीति में उदाहरण भरे पड़े हैं इस तरह के, सिर्फ ये एक उदाहरण नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सिरसा विधानसभा से, इसलिए मैंने कोट किया। तो आपके पास जनता ने या लोगों ने बात नहीं की यार ये क्या हो गया, ये क्या समय, हालांकि चुनाव बीते समय हो गया, आप जीत गए, लेकिन बात नैतिकता की है कि आप उनकी द्वेषता की वजह से आप 15 साल एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे और आज गोकुल सेतिया को हराने के लिए एक साथ हो गए। देखो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इनेलो को इस चीज की कहीं ना कहीं चिढ़ लगी कि ये कांग्रेस में क्यों चला गया। देखो अगर बात को उस तरफ ले जाके नेगेटिव सोचने की जगह अगर वो पॉजिटिवली सोचते कि हमारी पार्टी में नहीं था, लेकिन जब जब इसने हमारा साथ दिया और दिल से दिया, लेकिन वो चीज सोचने की जगह उनके मन में ये आ गया कि कैसे भी करके इसको लेके बैठो, तब वो लोग इकट्ठे हुए। तो मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ, मैंने तो अपनी खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी लीडरशिप को भी मैंने कहा था, मैंने कहा जी मैं देखो जिनके साथ मैं रहा हूं मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा,
क्योंकि अगर मैं आज उनके बोल सकता हूँ तो कल को मैं आपके अगेंस्ट भी बोल सकता हूँ। यस। तो मैं तो इतने समय से कभी भी मैंने इनेलो पे कोई टिप्पणी की नहीं थी। ये तो जब मेरे पे टिप्पणी हुई उसके बाद मैंने फिर टिप्पणी करी है। वो तो जब आपका ये पूरा इंसिडेंट हुआ अधिकारी वाला, और जी, उसके बाद अभय चौटाला का बयान आया, और उस बयान के मैं 2 शब्द भी कोट अनकोट करके बताना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई जब विधायक बदतमीजी से बात करेगा तो जवाब नहीं मिलेंगे, तो पहले उनको तमीज सीखनी चाहिए, मतलब उनका सीधे सर। तो आपने फिर उसके बयान में जवाब दिया था कि भाई वो दूसरों को मुझे सिखा रहे हैं तमीज, पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले। चलो बड़े हैं, इकट्ठे रहे हैं हम, और मैं ये बात कहूंगा कि कोई नहीं, बड़े हैं, जो कह दिया कोई खास बात नहीं, चलता रहता है जी। ये गोकुल सेतिया का बड़प्पन है, मुझे लगता है समय के साथ, राजनीति के साथ, वो कहते हैं कि कई चीजों को डाइजेस्ट भी करना। नहीं, ऐसा कुछ हमारा कोई आपस में वो तो नहीं था। हाँ कोई काम ठीक है, वैचारिक एक हो जाता, ठीक है। उन्होंने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट भी की उस समय में, ऐसी बात नहीं है, और मैंने भी खुल के साथ दिया, ठोक के साथ दिया, ऐसी जगह दिया। उनको पता है, मैंने जब बताया कि मुझे खुद को ऑफर थी इलाहाबाद, और चीजें थी, बार बार क्या अच्छा नहीं लगता बोलना। ठीक है तो लेकिन भाई साहब, चलो उन्होंने बड़े होने के नाते कुछ टिप्पणी कर भी दी तो कोई बात नहीं। मंच पे हराने के लिए एक साथ जरूर आए। आपने रीजन भी बताया कि क्या रीजन हो सकता है कि अभय चौटाला, उनको शायद ये बुरा लगा कि भाई आप कांग्रेस में चले गए, चलिए ठीक है। उसके बाद गोपाल कांडा का एक बयान आता है और अभय चौटाला का, वो फिर आमने सामने हो जाते हैं। और गोपाल कांडा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बयान दिया, कहते हैं ये तो मनोहर लाल खट्टर जी का फोन नहीं आता और हम साथ नहीं लगते तो ये 2 सीटें भी नहीं जीतते जो हमने जितवाई हैं। फिर उसके बाद अभय चौटाला का बयान आया और वो है। तो आप ये समझिए कि अभी तो इतना समय भी नहीं हुआ कि एक ही मंच पे साथ थे, फिर एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ चीटिंग हुई है, ये हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, कि हम इनके साथ लग के, कार्यकर्ता जब जो भी हैं, समर्थक हैं, जो लोग हैं, हम इनके साथ एक दिशा में चलते हैं, दूसरी उस दिशा में चलते हैं, और इनका खुद का पता नहीं कब ये यूटर्न लेके दूसरी दिशा में घूम जाए। चलो अब वो तो कांडा जी जाने या चौटाला जी जाने कि क्या किसने स्टेटमेंट दी है या क्या उसके पीछे सच्चाई है, क्या कह सकते हैं। उनकी पिक्चर से दूर रहे, बाहर रहे तो ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा बात करते हैं, अगर हम प्रदेश की कांग्रेस की बात करते हैं, कुछ सवाल लूंगा मैं, हालांकि आपकी विधानसभा को लेकर भी कुछ सवाल लेंगे हम। प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। अभी प्रदेश में एक सद्भावना यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं उसको कांग्रेस के साथ में बृजेंद्र सिंह का नाम जोड़ूंगा, इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि मैंने हुड्डा साहब से सवाल पूछा था। मैं, हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 10 साल बीजेपी में रह के आ गए, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सुपुत्र बृजेंद्र सिंह, वो सद्भावना यात्रा लेके जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप शामिल नहीं हो अभी तक, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष दोनों शामिल नहीं हुए। कई नेता जा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कुलदीप शर्मा, कई बड़े नेता जा रहे हैं, कैप्टन अजय यादव जा रहे हैं, बहुत सारे नेता नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे। वो कह रहे मेरा क्या मतलब है, ये पार्टी की नहीं है, वो तो उनकी इंडिविजुअल वो है। मैंने अशोक अरोड़ा जी का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपको न्योता मिला है सद्भावना यात्रा के लिए? कहता मुझे न्योता मिला लेकिन मैं गया नहीं। और कहता जिन जिन को न्योता मिले उनको जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हो रही है, गोकुल सेतिया को भी न्योता मिला है उसके लिए। एक दिन आया था कॉल मुझे, उनके कोई प्रतिनिधि थे, पता नहीं कौन थे, पीए थे उनके, शायद उनका कॉल आया था। तो मैं उस समय यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर था। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं। अब ज़रूरी नहीं है, अब मान लो कोई हमारा यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी नेता उसमें पहुँचे। कई बार हम भी नहीं कहते कि सबका अपना शेड्यूल है, हमने अपना काम करना है, तो सब अपना कर। लेकिन अब जैसे मान लो सद्भावना यात्रा चल रही है, गोकुल सेतिया को बुलाएंगे तो जाएंगे? हाँ, देखते हैं उस समय क्या शेड्यूल होता है, सिरसा हूँ या बाहर हूँ या क्या है, वो देखते हैं क्या है आगे। सारे अपने अपने तरीके से लगे हुए। ठीक है। एक आपका इंसिडेंट बड़ा गोकुल जी शुरू में बहुत उसको लेकर चर्चा का विषय रहा था, जब नायब सैनी सिरसा आए थे मुख्यमंत्री, आपने मंच साझा किया था, तारीफ भी की थी। और मुझे लगता है एक विधायक के तौर पे, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे एनालिसिस करूं, तो मुझे लगता है कि एक विधायक के तौर पे अगर आपको लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कॉर्डियल हैं, आपके साथ व्यवहार अच्छा है, रिस्पेक्ट करते हैं, तो भले ही आप किसी भी पार्टी से हो, आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको करना भी चाहिए, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। आपने वही चीज़, आपने वही काम किया था। लेकिन राजनीतिक परिवेश में उसको इस दृष्टिकोण से लिया गया था कि भैया गोकुल सेतिया शायद लगता है कि बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होना चाहते हैं, और या फिर वो अपना उनके साथ घनिष्ठता बनाना चाहते हैं, तो नायब सैनी की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने शुरू में कई बयान ऐसे भी आए थे, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के इंटरनली भी, जिन्होंने उस मैसेज को इस तरह से कन्वे करने की कोशिश की पार्टीज में कि भैया ये तो कभी भी गोकुल सेतिया तो जा सकता है, जो भी है, या उनके साथ जो भी कर सकता है। हालांकि
आपने ओवरऑल इस इंसिडेंट के बाद जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब हालांकि मुझे लगता है कि अब आप क्योंकि मुखरता से बोलने लगे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपको लगता है काम नहीं हो रहे, तो मैं उस इंसिडेंट के बारे में भी जानना चाहूंगा। और आज परिस्थिति में, आज जब मुख्यमंत्री जी से बात होती है उस तरह से, तो आज क्या किस ओवरऑल क्या सिनेरियो में होती है? देखो सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब उस चीज को मुझे संभाल नहीं पाए। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, देखो मैंने तो कांग्रेस में ही रहना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए सीएम साहब नहीं संभाल पाए कि देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर काम होता है तो मैं सरेआम थैंक्स करता हूं। अब उस चीज को संभाल ही नहीं पाए। अब सीएम साहब ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों ने संभालने ना दिया हो, उसका परसेप्शन ही ऐसी क्रिएट कर दी हो। देखो वो तो जब आदमी हेल्दी पॉलिटिक्स कर रहा है, अगर साफ कह रहा है, मंच पे आके कह रहा है कि हाँ आपका थैंक्स है, अब बंद कमरे में तो कहानी है, हाँ, तो इसमें तो कोई उनको क्या गाइड कर रहा है या क्या है, इसका तो देखो कोई औचित्य बनता ही नहीं। ठीक है। और पार्टी में, मेरी पार्टी में कोई इस बारे में कुछ भी सोचे तो ये बताए कि आज भी मैं वही व्यक्ति हूं कि जो मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूं, आज नहीं कोई कुछ बोलता। देखो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे ऐसे भी एमएलए हैं जो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी बढ़वाने के लिए जाके हाथ जोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी के आगे, काफी हैं। मैं एक पार्टी की बात कि जिप्सी लग जाए आगे। हाँ, जिप्सी तो देते नहीं किसी को कि गनमैन एक मिल जाए, इसके लिए वहां हाथ जोड़ते फिरते हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। और फिर थैंक्स कहेंगे, फिर मुद्दे नहीं उठाएंगे हल्के के, ऐसे भी हैं। तो मैं तो देखो कोई चीज मेरे हल्के को मिली है तो मैं, हमारी मांग थी पुरानी, मैंने अगर उसमें थैंक्स कर दिया तो मेरे को नहीं लगता कि पार्टी में किसी को इस चीज का बुरा मानना चाहिए। और मैं ना संभालने की बात इसलिए कह रहा हूं कि देखो उस समय तो बीजेपी वालों ने कई अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे चलाया था कि देखो कांग्रेस वाले विधायक ने भी तारीफ कर दी। देखो कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो जब प्रशंसा होगी तो उसमें माइलेज तो देखो अगले को मिलती है, मैं मानता हूं इस चीज को। और लेकिन मेरी नेचर है, अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करके हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वो और अच्छा काम करे। होना तो वो मेरे इलाके के और प्रदेश की जनता के हित में ही था ना। कोई कुछ भी सोचे, लेकिन कांग्रेस में हूं, अब मैंने कौन सा इस्तीफा दे दिया या मैंने क्या कर दिया, मैं कौन सा बीजेपी के अंदर चला गया या मैंने कौन सी उनकी चमची मार ली, ये तो मेरा नेचर ही नहीं है। काम होगा तो मैं बढ़ाई भी करूंगा, काम नहीं होगा तो फिर आपने देखा ये गंगवा जी वाला एपिसोड भी आपने देखा। जी गंगवा जी भी लेकिन आपके उस स्टेटमेंट से बुरा मान गए। मान जाए मेरा क्या ले लेंगे, बुरा माने 100 बार माने, मेरा क्या ले लेंगे। अच्छा टांग किसने अड़ाई, टांग तो उन्होंने अड़ाई, और फिर क्या पा लिया। मैं तो फिर बोलना चाहता हूँ मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से, ये मत सोचना कि अब सिरसा का काम नहीं करेंगे या पिछाड़ देंगे सिरसा को, ये कर देंगे ना। टकराने के लिए तो विधानसभा फिर पड़ी है, मैंने तो यही काम किया है। शायद मेरे को मंत्री जी अभी मेरी नेचर से परिचित नहीं है, मैंने यही काम किया। और अगर उनको पता नहीं तो अपने साथी से पूछ लें जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बेशक उनसे पूछ लें, उनको ज्यादा पता लग जाएगा। मेरे को तो काम चाहिए और काम करने पड़ेंगे। एक मैं आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है, मैं हरियाणा की बात भी करूंगा और राष्ट्रीय परिवेश में भी बात करता हूं, लेकिन आपसे उसको लेके मैं सिरसा तक इस टॉपिक को सिरसा पे लेके आऊंगा, वो है गुटबाजी का। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बात करें तो बहुत जगह पर ये बात निकलती है कि प्लेट में आई हुई सरकार सामने से उठा के दे गए बीजेपी वाले, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओवरऑल परसेप्शन एक ऐसी थी। और इसको मैं जोड़ता हूं उन एग्जिट पोल से जो सारे बड़े चैनल्स ने, सारे बड़े ग्रुप्स ने एग्जिट पोल्स दिखाए थे। मुझे कोई ऐसा, शायद एक आधा कोई ऐसा रेयर नाम याद आता है कि जिसने शायद या तो बराबर की सीटें दिखाई थी या शायद बीजेपी को आज दिखाया हो। 99% एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई थी। और ये बड़ा रेयर होता है, या आज तक बड़ा रेयर हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में, कि जहां 99% एग्जिट पोल एक तरफ दिखा रहे हो और उसके विपरीत रिजल्ट आ गया, और वो भी क्लियर मैंडेट के साथ। हालांकि उस पर बाद में जाएंगे। तो मैं बात ये करूंगा कि उस पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा था कि जो गुटबाजी थी कांग्रेस की, इंटरनल गुटबाजी थी, चाहे ऊपर से सारे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम एक है, लेकिन सब जानते हैं कि बोलने और कथनी और करनी में अंतर है।
उसी के चलते हुए एक, क्या आज एज अ विधायक, क्योंकि अब आप कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा हैं, उन चुने हुए विधायकों की टीम का हिस्सा हैं, आप जानते हैं, इंटरनली जाते हैं, क्या सभी एक अम्ब्रेला के नीचे हैं? एक। दूसरा, सिरसा विधानसभा की बात करें तो सिरसा विधानसभा के अंदर भी गोकुल सेतिया कांग्रेस के चुने हुए नुमाइंदे और कांग्रेस के विधायक हैं, सिरसा की जनता ने चुना। क्या कांग्रेस की जितनी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी जो लीडरशिप है, क्या वो एकजुट है? क्या वो सारी पूरी जिसको बोलते हैं कलेक्टिवली गोकुल सेतिया के साथ कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर है सिरसा में? देखिए, ज़्यादातर मेरे साथ काफ़ी जो हैं लीडर कांग्रेस के, वो हमारे साथ थे, कुछ हमारे अगेंस्ट भी थे। ठीक है, सबकी अपनी उपेक्षा ही होती है। मेरी जो आज भी वो अगेंस्ट है, होती है बात उनसे? देखो, मैं तो उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो मेरे अगेंस्ट हों तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बात होती है? नहीं, मेरी बात नहीं होती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। वो एक समय था, वो गुजर चुका है, और मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं थी कभी। ठीक है, राजनीति में सबकी अपनी चलता है, वैचारिक डिफरेंस कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर चलो वो तो इलेक्शन परमात्मा की मेहर से निकल गया, लेकिन आने वाले समय के लिए अगर सीनियर लीडरशिप प्रयास करे हर एरिया के अंदर लोगों को बिठा के जोड़ने की, करने की, तो सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस ने कभी राज नहीं देखा, मैक्सिमम लोगों की सेवा में हमेशा सरकारें बनाई और सेवा करी। तो एक अब हमारे नए प्रधान बने हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति को खुद पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सारे विधायक हैं पूरे हरियाणा में से जी, सारे एक अम्ब्रेला के अंडर है। हाँ, विधायक सब इकट्ठे हैं, कोई इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। कभी भी मीटिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो सारे विधायक, ऑब्वियसली वो तो देखो विचारधारा कांग्रेस की है, पार्टी सिंबल कांग्रेस का है, उसी पार्टी सिंबल से जीते हुए हैं। सारे वहाँ पहुँचते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने अपने खुद के साथ ही खेला कर लिया अगर चुनाव के समय में, तो उससे सीख के, और हमें अब जो चीज़ें हैं अपने आप पे मंथन भी करना चाहिए, क्योंकि अब समय भी बहुत हो गया सत्ता से बाहर, और हमें अब थोड़ा सा अपने अंदर फेरबदल करके और आगे बढ़ना चाहिए, तभी कामयाबी। आज गोकुल सेतिया कांग्रेस के मंच पर सिरसा में कार्यक्रम करते हैं, तो कांग्रेस जिला के सारे कांग्रेस नेता एक मंच पे होंगे? देखो, मैं तो सबको बुलाऊंगा, कोई आए ना आए वो एक अलग सद्भावना यात्रा की तरह आप सबको बुलाएंगे, कोई आए ना उनकी? मैंने आपको बताया, किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। अगले मेरे प्रति मन में कुछ रखते हो, ठीक है, वो भी बड़ा कुछ मेरे लिए बोले, मैं भी बड़ा कुछ बोला, समय की बात है, लेकिन कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है। मेरे तो पेरेंट्स तक पे भी बोले वो लोग, तो लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, एक विधानसभा की बात है, यही स्थिति कमोबेश प्रदेश के अंदर है, यही स्थिति कमोबेश बहुत सारे स्टेट्स में है जी। तो जो हाईकमान है कांग्रेस की, क्योंकि अब तो आपका एक्सेस है उनके पास जी, देखिए, जब तक आप चुने नहीं जाते तो हो सकता है कि आपकी उतनी कन्वर्सेशंस ना हो, आपका एक्सेस ना हो, आपको समय मिले ना मिले। आज आपका एक्सेस भी है, आज आपकी रीच भी है, क्यों नहीं हाई कमान जब ये एसेस कर लेता है, जब उनको पता है कि भैया हमारे इस प्रदेश के अंदर ये धड़े बने हुए हैं, उनको इकट्ठे बिठा के बात क्यों नहीं करते कि भैया तुम लोग एक एजेंडे के साथ चलो? तुम लोग जब खुद ही एक नहीं हो तो पार्टी एकजुट होकर काम कैसे करेगी और जीतेगी कैसे? कोई बात नहीं, हमारे पार्टी में बड़े एक से एक तगड़े लीडर हैं, और जितने तगड़े लीडर हैं कोई नहीं उतनी तगड़ी लड़ाई भी होती है। क्या खास बात है? नहीं तो एकजुट होकर लड़े ना, तगड़े होंगे तभी लड़ाई होगी। देखो जब कुश्ती का मैदान हो तो कम से कम या जिसको बोलते हैं कबड्डी का, तो टीम विपक्षियों के साथ तो एकजुट होकर लड़े ना। मैंने आपको टीम आपस में ही लड़ रही होती है। मैंने आपको बताया, तगड़े हैं सारे, और जो खेला हम पहले कर चुके अपने साथ, अब वो खेला नहीं करेंगे। अब सारे कहीं ना कहीं सबक ले लिया, इस चीज को महसूस करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है पिछले टाइम में हमने अपना चलो नुकसान हमें झेलना पड़ा कई चीज़ों करके, तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। कोई किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी थोड़ी है। ये तो सारी चीज़ें समय के अनुसार ठीक हो जाती हैं। एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ गोकुल जी आपसे, समय के हिसाब से, समय के घर में तो किसी को पता नहीं है, समय के घर में तो ये भी किसी को पता नहीं था कि अबे चौटाला और गोपाल कांडा कभी एक मंच पे दिखेंगे। कभी समय ऐसा भी आ सकता है कि गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया एक मंच पे दिखें, क्या पता होता है कि एक ही पार्टी में हो सकता है वो कभी कांग्रेस में आ जाए, और हो सकता है एक ही मंच पे खड़े हो। नहीं, देखो वो तो राजनीति में तो देखो किसी चीज का कुछ नहीं पता लगता, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, मेरी आपके और उनके बीच में बस एक सड़क का ही तो फासला है। हमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक चलो दरवाजे तो आमने सामने खुलते हैं। कई बार आपने नोटिस पता नहीं किया ही नहीं किया,
कि मैंने कभी भी उनके लिए कभी खुद गलत नहीं बोला। वो उनके छोटे भाई साहब है, वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हो जो सकता है उन्होंने चीजें उनको इस काम पे लगा रखा हो कि तुम बीच बीच में करते रहना भाई। पता नहीं, अब इससे तो मेरे को ये लगता है कि वो तो बड़े भाई को खराब कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि वो उनको खराब कर रहे हैं। बल्कि अब आप मेरी उम्र देखो और खुद की उम्र देखो, आप किस प्रकार से कई बार क्या कुछ बोल जाते हो और फिर आगे से सुनते हो तो अच्छा लगता है। आपके बच्चे भी क्या सोचते होंगे कि यार वो हमारी उम्र का लड़का है और हमारे पिताजी को ऐसे बोल रहा है। अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देती ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैं तो उनको कौन होता हूँ सुझाव देने वाला, तो सबकी अपनी सोच है। तो उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि सिरसा की जनता भी कयास लगाती होगी कि क्या माहौल होगा जब सड़क पार करके एक दूसरे की तरफ आना जाना होगा, तो क्या माहौल होगा सिरसा की राजनीति। को सवाल उस तरीके से पैदा ही नहीं होता कि जब विचारधारा की लड़ाई है तो फिर विचारधारा की। और वो तो राइवलरी तो अभय चौटाला और गोपाल कांडा की, उससे बड़ी राइवलरी तो क्या ही होगी भाई। जब समझे नहीं वो अभय चौटाला, और वो तो ये कहता है कि भाई हमारा बनाया हुआ आदमी है, हमारे साथ जुड़ के जब 1999 से 2005 तक हमारी सरकार रही, हमारे साथ रह के ग्रो करके अपना सारा सिस्टम बनाया, तो वो जब उससे बड़ी राइवलरी क्या होगी। वो एक मंच पे आ गए। चलो कई लोग भाई साहब, मैंने देखा है कि कईयों को होता है, कोई एक दूसरे को देख के आजकल राजी नहीं है। ठीक है, अगले का बिजनेस उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। लेकिन मैं वो नहीं विचारधारा का आदमी। मैं कहता नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला बिजनेस माइंड आदमी, बिजनेसमैन था, अगले में कोई टैलेंट था, अगला वहां तक पहुंचे। तो अब बिना स्किल्स के तो इतना राइज कोई कर भी नहीं सकता। कर गया राइज। अब कोई कुछ भी कहता रहे, वो उससे बन गया, वो उनकी सरकार में बन गया, ठीक है। अगले में दम था पैसे कमाने का या बिजनेस करने का। सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरी प्रायोरिटी अलग है। मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है, लोगों का काम है। मैं तो इसलिए राजनीति में आया हूँ, मैं कोई पैसे कमाने तो आया नहीं। उनकी कोई अलग प्रायोरिटी होगी, उन्होंने उस प्रकार से अपना वहां पे एनर्जी यूटिलाइज करी, तो उनकी विचारधारा अलग है। तो इकट्ठे होने का तो देखो कोई मतलब ही नहीं। उनका सिस्टम अपना है, सोच अपनी है, मेरी अपनी सोच है। अब सिरसा की विधानसभा को लेकर बात करते हैं। हालांकि आपने विधानसभा में जो मुद्दे रखे, दिंगदाना माइनर का, बंबूर माइनर का, वो सारे आपने रखे। आज 1.5 साल में आपने बताया कि जब से आप विधायक बने तब से एक मेडिकल कॉलेज के अलावा आपको लगता नहीं कि कोई काम हुआ जो मुद्दे आप लेके गए हो सरकार के पास भी। इस समय गोकुल सेतिया की एज विधायक ऑफ सिरसा सबसे बड़ी 3 प्राथमिकताएं जो लगता है कि यार ये काम तो मेरे लिए मतलब अटमोस्ट प्रायोरिटी है, कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सिरसा के लोग सफर कर रहे हैं, और इसके लिए मैं दिन रात लगा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन कामों को सबसे पहले और जल्द से जल्द पूरा करवाऊँ सिरसा के लिए, विधानसभा के लिए। पहला तो यही था कि हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल आ गया। अब उसके बाद 2 नहरों का है। मेरा सपना है कि वो दोनों नहरें हमारे यहाँ आए, या अंडरग्राउंड पाइपलाइन डले, ऑटो मार्केट का सुधार हो, जो आपको बताया। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे मन में है, मैंने आंकड़े भी निकाले थे, विधानसभा में बोला था, मैंने पोल्यूशन रिपोर्ट पेश की थी विधानसभा के अंदर गग्गर के पानी को लेके। तो अगर वहाँ कोई ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बन जाए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल का सपना साकार हुआ, उसके साथ साथ ना ये कैंसर की बीमारी, क्योंकि मेजर इसका जो ये पॉल्यूटेड पानी है, दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। एक हमारे थेड़ वाले हैं परिवार, उनको प्लॉट मिले, उनका केस है वो सॉल्व हो, जो फ्लैटों वाले उनको कोई प्लॉट वगैरह दिए जाए, इनका केस सॉल्व हो जाए। तो मेन ये चीज़ें हैं कि देखो, जो किसी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिससे उनका परिवार, उनके बच्चे सब सफ़र करते हैं, तो पहले उनको चैन की नींद आनी चाहिए। तो किसानों के लिए दाने होने चाहिए, और ये मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा तो देखो नगर परिषद का काम था और वो बन नहीं पाया, नहीं तो मैं फिर दिखाता कि काम किस प्रकार से। वो तो आपने अभी स्टेटमेंट भी दिया कि उसमें मेरे ख्याल से कुछ भ्रष्टाचार का भी कुछ एक अभी सामने आया। चलो वो आई है चीज़ें, मैं इसलिए नहीं बोलता। मैं तो बहुत कहता था चुनाव ऐसे कमेटी के चुनाव से पहले, लेकिन लोगों ने चलो उस समय कुछ और मैंडेट देना ठीक समझा। तो अब ये तो चीज़ें होनी थी, ये तो पहले भी हो रही थी कमेटी में, फिर भी लोगों को नहीं दिखी, फिर उन्होंने उनको वोट डाला। तो अब बार बार उस पर क्या बोले, अगर लोगों को यही चीज़ें पसंद है, इसी तरीके का शहर उनको अपना चाहिए,
तो फिर क्या कर सकते हैं। ये आपने जो भी गोकुल जी मुद्दे बताए, विधानसभा के अलावा आपने मुख्यमंत्री से 1-to-1 पर्सनल समय लेकर भी मुलाकात की होगी, बिल्कुल, एजेंडे बिल्कुल, रखे होंगे, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कोई समय सीमा, कोई डेडलाइन या कुछ आपको ऐसा आश्वासन नहीं दिया जिसका आपको लगे कि यार जब हेड ऑफ द स्टेट नहीं बोल दिया तो चलो 6 महीने का टाइम लगेगा, 4 महीने, कुछ ऐसी कंक्रीट बात नहीं हुई जिससे लगे कि यार देखो, समाधान हो जाएगा इसका? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई साहब। आप एक देखना मेरे सोशल मीडिया पे, बकायदा मैं किसानों को लेके गया था, सीएम साहब से मिलवा के लाया, और ऐसे मैं कहूँ खाना खुना खिलाया, हमारा मान तान हाँ, वो किया तो आपका पूरा। वीडियो भी वहां से आया था जो आप बड़े खाना लोग खा उससे कई सड़े भी थे कि ये क्या है। हाँ, कई अनपढ़ आपका वीडियो भी गवार, आया था वहां से जब कई आप डाइनिंग अनपढ़ पे खाना खा रहे गवार थे। हैं कांग्रेस में, ऐसे कुछ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने अलग अलग तरह की टिप्पणी की थी। अरे मैंने कहा मैं थोड़ी, मेरे लोग गए थे, उनकी अगर इज्जत हुई तो मैंने अगर थैंक्स कर दिया तो क्या। अब पिछली भी तो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तब कोई, मैं साफ कहता हूँ, तब पानी नहीं पूछता था कोई। पिछले मुख्यमंत्री थे जो, कभी किसी को नजदीक नहीं वहां सीएम हाउस के लग सकता था कोई। तो अगर मैंने उस चीज में थैंक्स कर दिया तो कोई वो नहीं। मैंने तो लोगों के बारे में, क्या कहते हैं, लोगों को लेके गया हूँ काफी बार। आप एक चीज देखो, मुख्यमंत्री जी को तो पर्सनली कहता ही कहता हूँ, अब विधानसभा से बड़ा क्या प्लेटफॉर्म है। उससे बड़ा मंच तो क्या, वो तो बना ही मंच इसीलिए जी। और बात बताओ, रखी जा और मैं किस प्रकार से उनको कहूँ। एक होता है अकेले में बात हो रही है, एक हो रहा है सारी दुनिया के आगे बात हो पब्लिकली रही है, एवरीबडी, सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है सब कुछ। हाँ जी। तो अभी तक कोई ये जो जितने भी आपने काम बताए हैं, इनको लेकर कोई कंक्रीट ऐसी चीज आपको अभी तक नहीं मिला सैटिस्फैक्टरी जवाब कि यार ये एक तय समय, इतने समय सीमा तक ये चीज हो जाएगा, कुछ ऐसा अभी तक नहीं मिला? कुछ भी नहीं। बोल देते हैं विधानसभा में, उसकी कॉपी आ जाती है, उस पर साइन कर देते हैं कि हाँ हमने ये बोला, उसके बाद कुछ भी नहीं। एक सिरसा में गोकुल जी, अगर हम बात करें विधानसभा, क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ, पंजाब से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर बहुत समय से नशे को लेकर बड़ी बात चलती है, आप भी लगातार बात उठाते रहे, चुनाव से पहले भी आपके एजेंडा में था कि इस चीज़ के ऊपर कदम उठाएंगे। आज अगर बात करें, आज गोकुल सेतिया 1.5 साल से विधायक हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आपके सामने जिसको बोलते हैं कि प्रैक्टिकली भी केसेस आते होंगे यार कि नशे की वजह से ऐसे ऐसे इन लोगों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी खराब हुई। अब आप सारी वस्तु स्थिति और ग्राउंड स्थिति को समझने के बाद दो चीजें मैं समझना चाहूंगा कि एक, आप पिन पॉइंट करके अगर कहना चाहें कि यार ये इस नशे की जड़ है, इस जड़ पे जब तक टीका नहीं लगेगा तो ये ठीक नहीं होगा, तो वो उस चीज को आपने अब तक एनालाइज कर लिया होगा कि बेसिकली नशा जो आ रहा है या बिक रहा है, जो हो रहा है, जो भी लोग कर रहे हैं, उसकी जड़ क्या है। और दूसरा, इसके लिए एक कंक्रीट रोड मैप विधायक गोकुल सेतिया के पास क्या कि यार मैं, भाई जो भी विधायक आता है, हर विधायक ये बात करता है, जिस पार्टी से भी होता है कि यार उसको दूर करेंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे जी। लेकिन कंक्रीट कदम क्या कि जिससे कि भैया मैं कहूँ कि यार ये मैंने अपने टेन्योर के अंदर इसमें सख्ती से काम करते हुए इम्प्लीमेंट करा और उसको जड़ से खत्म कर दिया। देखो, जो नशा करते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं, उनके थ्रू सारा चैनल ही पता लग जाएगा। तो वो तो आपके सारे संपर्क में होंगे, आपने अभी तक पूरा उसका इवैल्यूएट, लिस्ट कई बार दी थी, और लेकिन उस पर कभी भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया था। इस बार नए एसपी साहब को लिस्ट मैंने दी थी, तो इन्होंने कार्रवाई की है। ओके। हाँ, इन्होंने कार्रवाई की है। मैं से आपको कहूँ, पहले मैंने कई बार लिस्टें दी है, और लेकिन उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बड़े बड़े मंत्रियों को भी दी, अफसरों को भी दी, पर किसी ने कार्रवाई ढंग से क्या की नहीं। नए एसपी साहब ने कार्रवाई की, तो काफ़ी पकड़े भी जा रहे हैं जो स्मगलिंग करते हैं और हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बेस्ट विशेज है कि इसी प्रकार से एसपी साहब अपनी मुहिम को जारी रखें। तो लगातार जैसे आपने, एक तो ये आपने बताया कि भी जो नशा मुक्ति केंद्र है उनके थ्रू अगर उसको चैनलाइज या इवैल्यूएट करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन बिकवा रहा है, कैसे बिक रहा है, लेकिन इसको परमानेंटली रोकने के लिए कोई रोड मैप, ये तो हुआ कि भी आपने लिस्ट दे दी कि यार ये चीजें हमने आइडेंटिफाई करी और इसको फिक्स करना चाहिए। बस इसको रोकने के लिए आपको बताया, जब इनके सख्ताई होगी, चैनल है सीधा, जितने लोग पी रहे हैं, नशा लेते हैं जो, तो उनके आंकड़े तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी होते हैं जब नशा मुक्ति में जाते हैं और हैं, तो उनके थ्रू सारा चैनल पकड़ा जाता है। लेकिन पता नहीं, सारी चीजें सामने दिखते हुए भी अब जो चौकी वाले हैं उनको नहीं पता कि जे कॉलोनी के अंदर कौन कौन चिट्टा बेच रहा है। सब पता था पहले, लेकिन कभी कोई पकड़ा ही नहीं जाता था। कंप्लेंट भी कर देता था, पुलिस निकल पड़ती थी, उससे पहले वो भाग जाते थे। तो बाकी ये जो गोलियां वगैरह हैं, ये आपको मैंने बताया कि इनको भी एनडीपीएस के अंदर लाना पड़ेगा। कई केमिस्ट हैं, वो शरेआम ये चीज़ें, पदार्थ जो है वो बेच रहे हैं, तो जब तक ये
एनडीपीएस में नहीं आएगी तब तक मैं समझता हूँ कि हमारा नौजवान साथी जो हमारी पीढ़ी है उसको हम बचा नहीं पाएंगे। या तो वो नशे में पड़ रहे हैं या वो बाहर जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारे आने वाले जनरेशन का फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या होगा। सिरसा को आमतौर पे कभी भी ना इंडस्ट्रियल हब की तरह कभी आज तक डेवलप नहीं हो पाया, जिसको आप जैसे मेडिकल एक कॉलेज की एक आपने अभी बात की, जो हम देख ही रहे हैं कि उसका अनाउंसमेंट हो गया और सब पत्थर लगाए। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रोजगार है, जैसे आप, क्योंकि आप इस चीज़ को एड्रेस भी कर चुके हैं कि पंजाब के जो युवा आज सारे जो है विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं और धीरे धीरे हरियाणा में भी ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे आपने कहा। तो हरियाणा के अंदर भी अगर इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, उस तरह के रोजगार यहाँ सृजन किया जाए, उसको उपलब्ध कराया जाए, तो जब युवाओं को यहीं पे अच्छा काम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तो वो फिर बाहर जाने के लिए कम इंक्लाइंड होंगे। तो आपके माइंड में कोई ऐसा भी रोड मैप है अगले 3.5 साल में यार कि मैं इन कामों को, इन इंडस्ट्रीज को या इन चीज़ों को यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ सरकार के साथ मिलके? कोई प्रपोज प्रोजेक्ट्स हो आपके? नहीं जी, अभी ऐसा, पहले तो ये जो पुराने मुद्दे हैं अभी तो उन्हीं में से नहीं निकल रहे हैं। वही हमें नींद नहीं आने देते कि ये हम कैसे प्रोमिसेस को पूरा करा पाएंगे। अभी तो हम लोग, मैं ऐसे नहीं बोलता मंत्री जी के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, पब्लिक हेल्थ वालों के लिए, अभी तो ये सही से सीवरेजों के ढक्कन ही नहीं लगा पा रहे। अब हाल देखो जाके, खुले पड़े हैं हॉल। मतलब आज हम यहाँ हैं तो आप इनसे क्या उपेक्षा कर सकते हो। अभी तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस बार बरसात आई थी, इतना बुरा हाल सिरसा करा आप सोच नहीं सकते। तो काफी कुछ है जी। अभी तो पहले पुरानी चीजों को, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा जी, क्योंकि मैंने गुड़गांव की हमने बात की और गुड़गांव की हालत भी हमने देखी, किस तरह से वाटर लॉगिंग का जो इश्यूज रहा, बारिशों के अंदर जो हालात रही वहाँ पे, कितने कितने किलोमीटर के लंबे घंटों के जाम रहे, सारा कैओस देखा हमने। लेकिन मैं इसमें पर्सनली एक ऐड करना चाहूँगा कि मैंने राव नरवीर को वहाँ इनिशियली लगभग 6 महीने पहले, क्योंकि राव नरवीर जी के साथ मेरी व्यक्तिगत भी, मैं उनसे मेरा वो रहता है, तो मैंने उनकी वर्किंग को देखा। उन्होंने 6 महीने पहले अधिकारियों के साथ जाकर बहुत जगह पर मीटिंग्स की। लेकिन जो मैं इस सिस्टम की पूरी जो प्रॉब्लम को समझ पाया वो ये है, क्योंकि जो एक शहर है जो पुराना बसा हुआ है, उसके अंदर जो नीचे अंडरग्राउंड जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो अभी तक उस लेवल के तैयार नहीं है। आप ऊपर खड़े होकर मीटिंगें कर लें, आप प्लान बना लें, क्या कर लें, जब तक इंटरनल सिस्टम्स शहरों के अंदर जो अंडरग्राउंड सिस्टम्स है वो रिफॉर्म नहीं किए जाएंगे। आप एक नए शहर को जब बसाते हो तो आप उसको नए सलीके से प्लान करते हो, वहां उसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा आसान है, जबकि पुरानी चीज के अंदर आपने ग्राउंड लेवल पे, अंडरग्राउंड लेवल पे जाके चीजों को व्यवस्थित करना ज्यादा मुश्किल है। शायद ये एक बड़ा कारण है, मुझे लगता है, ना सिर्फ गुड़गांव बल्कि हरियाणा के सभी जिलों में जहां पर भी इसको लेकर क्योसिस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पुराना सिस्टम है। ऊपर इस सतह पे आप जितनी मर्जी भागदौड़ कर ले, अंडरग्राउंड जब तक चीजें दुरुस्त नहीं होंगी तो ये ठीक होगा नहीं। और गुड़गांव इसका जीवंत उदाहरण है। 15 मीटिंग्स मैंने राव नरवीर जी की खुद देखी थी, जो उन्होंने ग्राउंड पर अधिकारियों के साथ ली, और 6 महीने पहले शुरू हो गए थे वो जनवरी से, कि जून जुलाई में, ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, कि जून जुलाई में बारिशें होंगी, हमें इस बार क्योस नहीं होने देना। लेकिन स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आप कुछ कर लो, सिस्टम ठीक होने वाला ही नहीं है। कड़वा सच है। हमारे 12 करोड़ की एक पाइपलाइन डली थी, 12-13 करोड़ की पानी ड्रेनेज की, उसका कुछ आज नामो निशान नहीं। अब नई लाइन डल रही है ड्रेनेज के लिए, लोगों के हाथ जुड़ गए, इतना बुरा हाल है। सारा शहर खोद के छोड़ रखा है। नगर परिषद के अंडर, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं, ये तो कई महीनों का प्रोसेस है। नहीं, लेकिन काम तो ढंग से करा सकते हैं। कहीं आप बैरियर लगा सकते हो जहाँ से खुदाई कर रहे हो, कुछ है, लोगों को असुविधा ना हो, अंदर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दो। कहीं ट्रक पलट रहे हैं, कहीं स्कूटर बाइकें पलट रही हैं, बुरा हाल है। कोई इनका काम करने का तरीका ही नहीं है। लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर चीज के अंदर करप्शन है। सिस्टमैटिकली तरीके से काम नहीं होता। आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन डलवानी तो छोड़ो जी, जो ठेका निकलता है सफाई करने का, गाद निकालने का, सालों से गाद नहीं निकली। अगर वो भी निकल जाए ना, सही ढंग से सफाइयां हो जाएं, तो भी ये हालात पैदा ना हो। अब बरसात आ रही है, पानी जमा हो रहा है, ड्रेन हो नहीं रहा, लाइनें भरी पड़ी हैं, तो क्लॉग हो गई वो तो सारा, फिर निकलेगा कहां से पानी? ऐसा नहीं है कि देखो आज ही कोई दुनिया बसी है, दुनिया तो कब से चलती आ रही है, तब भी पानी ड्रेन होता था, सारा कुछ होता था। अभी क्यों रुक गया? एकदम से क्या जरूरत पड़ गई सारा ढांचा बदलने की? पहले को मेंटेन ही नहीं रख पा रहे आप।
आप ये देख लो कि आज भी यूके से चिट्ठियां आती हैं, अगर यहाँ कोई पुराने पुल बने हुए हैं हमारे देश में, कि आप इसको डिमोलिश कर दो, इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई है और आप नया बना लो। उनके पुल अब तक नहीं टूटे और हमारे नए बने पुल टूट रहे हैं। तो आप इन चीजों से, आप एक बार इन्होंने अगर सारा खोद के छोड़ दिया, इनसे ढांचा नहीं संभलना, क्योंकि हर चीज तो करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है। ये रियलिटी है। मैं एक सवाल और उस पे लूंगा, आपने बड़ी सही जो है ना नब्ज छेड़ी है गोकुल जी, भ्रष्टाचार की और करप्शन की। आज प्रदेश की बात कर ले, देश की बात कर ले, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके एजेंडा या मैनिफेस्टो के अंदर पहले टॉप 3 एजेंडाज में भ्रष्टाचार का टॉपिक नहीं होता कि मैं आऊंगा तो करप्शन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की जब बार बार बात उठती है, सभी नेता लोग उठाते हैं, और उसके बाद हर पार्टी के अंदर जब कहीं अलग अलग जगह पर स्कैम्स खुलते हैं तो पता लगता है अच्छा उस फलाने आदमी ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। और मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सभी को सम्मिलित कर रहा हूं, क्योंकि ये इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के प्रोरोगेटिव की मामला है कि एक आदमी का अधिकार क्षेत्र है, एक आदमी को मान लो किसी भी मंत्री रैंक पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो तो फिर उसके विवेक और उसकी खुद के एथिक्स के ऊपर है कि वो भ्रष्टाचार होने देगा नहीं होने देगा, खुद करेगा नहीं करेगा, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। और सारी पार्टियों को सम्मिलित करते हैं। तो मुझे एक राजेश खन्ना का रोटी फिल्म का एक गाना याद आता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। सारे लोग यही बात करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार की जड़ें काट देंगे, भ्रष्टाचार फिर नहीं रुक रहा। आखिर कौन है ये आदमी जो, हर आदमी एक ही नारा ले रहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, लेकिन दूर फिर नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अब गोकुल सेतिया से बढ़िया आदमी कोई नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। हर आदमी यही नारा लगा रहा है, नहीं रहने दूंगा भ्रष्टाचार, समाप्त कर दूंगा, हो फिर नहीं रहा खत्म। तो अब तो जी आप देखो कि 11-12 साल होने को हो गए, जीरो टॉलरेंस, लेकिन फिर भी सारा कुछ जो है वो चल रहा है। आखिर कर कौन रहा है? ऊपर से कर रहे हैं कि नीचे वाले कर रहे हैं तो ऊपर वाले आंखें मूंद रहे हैं? जिम्मेवार कौन है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप बेहतर बता सकते हैं। सारा सिस्टम है। ऊपर मंत्रियों को नहीं पता कि उनके महकमे में क्या हालात हो रहे हैं, क्या वो सो रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं? सब पता होता है। एक आदमी लिप्त नहीं होता है, सारे काने होते हैं। मुझे कहे को कि मैंने किसी से एक पैसा लिया, एक आदमी आके बता दे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि भाई, आपने बात की भाई सारे काने हैं, तो जब सारे काने हैं तो ये जो बीच बीच में एका दुक्का पकड़ा जाता है कि फलाने जेई ने इतना ले लिया, एसडी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया, उसने फलाना कर लिया ढमकाना, तो ये बेचारे जो छोटे मोटे लोग हैं इनको भी सिर्फ बलि बनाया जाता है, थोड़े दिन बाद छूट जाते हैं। एक मैंने न्यूज देखी थी, यही PWD B&R महकमे की। आप घूम फिर के मैंने न्यूज में, मैं जिससे मेरा प्यार है मैं तो उनके बारे में बता सकता हूँ। पता नहीं कौन सा चैनल आपका था, विशेज प्यार हो गया, पता नहीं कौन सा चैनल था, मैंने उसको देखा। आपका विशेष प्यार हो गया। एक एक्सियन जो है विजिलेंस वालों ने शायद उनको पकड़ा था। बाद में जो प्रमोशन की लिस्ट गई है उसके अंदर उनका नाम था प्रमोट करने के लिए। हाँ जी। तो वो उसके तो बाद आपने वो अगर मतलब आपकी जानकारी में है तो आपने भी उसकी डिटेल को सार्वजनिक करा कि भाई? मैंने एक देखा था, कोई न्यूज चैनल में देखा था मैंने, उसमें आ रहा था। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं आपसे किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। नहीं ठीक है, गंगवा जी पे भी मैं आरोप नहीं लगा रहा। नहीं ठीक है। पता नहीं अब कौन जिम्मेवार था उस लिस्ट के अंदर। वो भाई जो रिश्वत के केस में अरेस्ट हुआ, हाँ, उसी का प्रमोशन लिस्ट में नाम प्रमोशन था या उसका ऐसे ही प्रमोशन का ही था मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली वो प्रमोशन का ही था। ओके। उसके बाद उस पत्रकार ने कॉल भी किया मंत्री जी को, वो कहते मेरे को तो ध्यान ही नहीं है। ये मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, शायद मैंने ये देखी है क्लिपिंग। मैं अब थोड़ा आपकी बात से रिकॉल कर रहा हूँ। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इनके नाम आ जाते हैं लिस्ट में। जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, या उस पर एलिगेशन लगे, किसने उनके ऑफिस में नाम डाल दिया या वो लिस्ट कैसे चली गई, वो तो क्या कह सकते हैं। तो ये चीजें अगर न्यूज पे आई हैं, किसी पत्रकार साथी ने डाली है, उस पत्रकार साथी ने फोन किया है,
तो इस पे स्पष्टीकरण देना तो बनता है कि इसकी इंक्वायरी करनी शायद तो मैंने बनती है। मुझे ध्यान आ रहा आपकी बात से, शायद वो टेलीफोन या कॉल थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे पता मैं नहीं। चेक करवाऊंगा। हाँ, मैं चेक मुझे ऐसा ध्यान आ मुझे रहा है पता ही शायद। नहीं है इस चीज का। तो वो नाम किसने आखिर गिरवाया, इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो सवाल मैं और आपसे लूंगा, क्राइम को लेकर आपसे समझना चाहूंगा। हरियाणा में इस टाइम क्राइम को लेकर, या जिसको ये कह सकते हैं ना, आप ये कह सकते हो कि थ्रेट्स को लेकर एक बड़ा अलग सा माहौल है कि हर दूसरे दिन या कुछ दिनों बाद, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई यहाँ पर कोई किसी तरह की डिस्ट्रेस है लोगों में शांति को लेकर, ऐसा नहीं है, और ऐसा इस सवाल का मतलब या मंशा भी नहीं है, लेकिन पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस सुनने में आए कि बड़े लोगों को थ्रेट्स आए, कॉल्स आए जिसमें उनसे फिरौती मांगी गई जी, जिसमें उनसे फिरौती मांगी गई। और एक मैंने मतलब मैं ये कोट अनकोट करके कहूंगा कि मुझे सोनीपत के बारे में जानकारी मिली, आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सुना, हो सकता है अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करूंगा, कि वहां पर अगर कोई, मैं उस गाड़ी का नाम नहीं लूंगा, कि अगर एक्स नाम की गाड़ी कोई लेता है और जैसे ही वो गाड़ी शोरूम से निकलती है तो उस फलाने आदमी के पास पर्ची आ जाती है कि भाई साहब इतना भिजवा दियो। अच्छा, ये मैंने सुना है, ओके, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैं उस बारे में 100% आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने सुना है, जी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे केसेस तो एविडेंट हुए ऐसे जी, कि जहां पर लोगों को फिरौतियां आई, विदेशों से कॉल आ रही। आप ओवरऑल इस तरह के, ये जो पूरा जो गिरोह काम कर रहा है, जो सिस्टम, ये जो चीजें चल रही हैं, आप कैसे ओवरऑल कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि इन सारी चीजों के पीछे बेरोजगारी, नशा, ये सभी चीजें जिम्मेवार हैं। जब भी कोई आदमी इस फील्ड में जाता है, ज्यादातर कोई रेवलरियां होती हैं, वो पैसे करके होती हैं, और फिर एक बार उस दलदल में इंसान फंस गया, वो फिर धंसता ही जाता है। अब तो सिस्टम ही पता नहीं क्या चल पड़ा, अभी पीछे से एक व्यक्ति सिरसा के अंदर 20-30 लोगों को कॉल करके फोन कर रहा था कि मैं विधायक जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, गोकुल मैंने आज सेठिया ही जी के। सुन रहा था मैं, उसमें आपने कंप्लेंट भी दिया उसकी शायद। हाँ, तो एमएलए साहब बात करेंगे। चलो जी, वो बात करता है बंदा आगे से, उसके ऊपर सो कॉल्ड एमएलए, मेरा नाम लेके, हाँ सो कॉल्ड एमएलए, कि हाँ, मैं गोकुल से हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। वो एक बंदे ने कहा, हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? वो कहता, हाँ कैसे हो, ठीक हो? अच्छा यार, एक वो टिकट कराना जरा चंडीगढ़ से जयपुर की। बताओ, एक फोन करके कह रहा है पता नहीं मैंने कितनी करेंसी चेंज करवानी है, किसी को फोन करके कह रहा है। एक कोई और आइल्स वाला था, उसको कॉल करके 25-30 हजार रुपये उससे ले गया। एक बंदा कहता आपकी आवाज नहीं लग रही, उसको ये पता था कि मैं बाहर जाके आऊं, सोशल मीडिया पे डालता हूं मैं। कहता हाँ वो फिर मैं बाहर गया हुआ था ना, वहां ठंड ज्यादा थे, गला खराब हो गया, गला बैठ खराब हो गया। गया। अब मैंने कंप्लेंट दी है, पर्चा विधायक जी के नाम पे स्कैम चल रहा है। ये है ये है रियलिटी है, मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ नहीं, मुझे पता है, मैंने देखा, मैंने अभी वीडियो भी देखा था, हाँ जी, जिसमें आपका सो कॉल्ड पीए बन के वो कॉल कर रहा है। सोचने की बात ये है कि सिरसा के उसके पास इतने नंबर कैसे आए बंदे के पास? हो सकता है यहीं का हो, लेकिन वो कॉल बाहर से आ रही है। तो वो जो आदमी, हो सकता है किसी ने नंबर प्रोवाइड करे हो, तो यहीं के लोकल आदमी ने नंबर प्रोवाइड करे हो कि ये आदमी जानते हैं, इनको आप कॉल करो तो आसानी से मिल भी जाएगा, इनके पास ये सक्षम भी है देने में, जितना भी चाह रहा होगा वो। आप ये तो देखो ना कि ये किस प्रकार से, मैं बड़ा हैरान। एक आदमी कहता नहीं भाई साहब आप फेमस है, मैं कहा हाथ जुड़ा ले, मैं कहा ये क्या काम चल पड़ा? मैं सुझाव दूंगा आपको, हाँ जी, इंटरव्यू के दौरान हाँ जी, आप सोशल मीडिया पे कम बताया करो आप कहाँ हो, आप अपनी लोकेशन, आप कल को राजस्थान जाओगे तो लोग फिर उसका भी कुछ फर्क है। वो आपकी बात ठीक है, वो इसलिए डालना पड़ता है कई बार। आप नहीं, मैं देखना, मजाक कर रहा हूँ, आप देखना, नहीं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ बड़े मैं। भाई हैं, वो कई बार इसलिए डालना पड़ता है कि हम ये देखते हैं कि अगर हमने कहीं धरना देना है तो कितने लोग लाइक करेंगे उसको, कोई काम कर रहे हैं उसको कितने लाइक आएंगे, उस पे नहीं आते। हाँ, मैं घूमने जा रहा हूँ उस पे कहेंगे वाओ वंडरफुल ब्यूटीफुल व्हाट ए व्यू। मैं हैरान होता हूँ, ओ मैं कहा यार भाई जब मैं धरना देता हूँ तब तो तुम तब नहीं पहुंचते हो। आते, नहीं तब तो उनको लग रहा 200 है सही बंदे। काम कर रहे हैं, जब वो घूमते हो यार विधायक जी का बड़ा टाइम है यार घूमने का है, नहीं यूरोप घूम रहे हैं यार। मैं तो 3 साल बाद गया हूँ। मुझे तो पर्सनली पता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि उन वो सोचते हो यार विधायक जी का बड़ा टाइम है यार, यूरोप घूम रहे हैं, कमाल है, मौज तो इनकी है, मौज नहीं इनकी आप है। किस्मत वाले हो, जा रहे हो। मैं कहा यार मैं तो 3 साल बाद गया हूँ। वो नहीं कोई देख रहा, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसलिए भी डालता हूँ कि भाई निजी लाइफ तो है कई ना। बार लोग क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना सोचें कि ये सिरसा में होके भी हमारे
दुख में सुख में या कहीं पहुंचा नहीं, उनको ये तो पता लगे कि हाँ यहाँ मैं हूँ नहीं। कई बार अगले झूठ समझते हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो आदमी सोचता है यार पता नहीं है भी, हो सकता है मिलना ना चाह रहे हो, हाँ, बात ना करना चाह रहे हो, जी, अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है आपकी तो आजकल तो भाई साहब विचारधारा पता नहीं ऐसी बन गई, बात। एमएलए बन गया क्या शय बन गया मेरे को नहीं समझ आती। असल में कई लोग तो अपने गुस्सा कर लेंगे, अच्छा अब तो आप चाय पीने भी नहीं आई। भाई साहब मैं किसी का दुख सुख नहीं छोड़ता, सबके आता हूँ जाता हूँ, किसी का काम है उसमें भी जाता हूँ कराता हूँ, जो मेरे से होता है मैं सब करता हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी साथियों को, सिरसा वालों को यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो आके मेरे कान पकड़ सकते हो, आपके चरणों की धूल हूँ, जहाँ मर्जी आप कहो मैं हाजिर हूँ। मन में ये चीज़ नहीं रखनी कि पता नहीं अब क्या हो गया, ये कोई ये बन गया ये वो बन गया, मैंने तो कभी जिंदगी में ये चीज़ नहीं सोची। तो थोड़ा सा कई बार अब क्या होता है, टेस्ट करते हैं फ़ोन करके, फ़ोन उठाता है नहीं उठाता। चकता है कि नहीं चकता है? हाँ, तो अब फ़ोन में 6-6 700 फ़ोन आते हाँ हैं। विधायक फोन हाँ, चकता भी है कि नहीं चकता हाँ, साढ़े? आपको भी इस चीज़ की शिकायत होगी, मेरे थोड़ा सा फ़ोन का मामला गड़बड़ है। हाँ। फ़ोन आते हैं 600-700 फ़ोन दिन का आता है। नहीं मेरे को बिल्कुल शिकायत नहीं है, और हाँ। मैं इस बात को मैं कोट करके कहूँगा, क्या होता है कि हमारे लिए या किसी भी एक आम आदमी के लिए उस बात को इवैल्यूएट करना जी। तो स्पेकुलेशन लगाना आसान है। आपको छोटी सी बात बताऊंगा, जी। सॉरी। असल में क्या है कि जी पहले तो फ़ोन ही नहीं होते थे। जब से फ़ोन आए हैं एमएलएज के नंबर ही नहीं होते लोगों के पास। मेरे से पहले कितने लोगों के पास पहले एमएलएज के नंबर थे। अब मेरा नंबर हजारों में है लोगों के पास। अब पता नहीं फोन आते कहाँ कहाँ से हैं। अब बाहर से बहुत फोन आने लग गए। तो मैं सोचता हूँ यार मैंने क्या लेना है, मैं अपना यहाँ का काम करूँ। अब नंबर एक है, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं एक और रखूँ कोई, जिसे कहते हैं ना पर्सनल नंबर। हाँ, फिर मेरे को यार मैं कहीं काम चोर ना हो जाऊं कि मैं उनको भी नहीं मैं देख पाऊं ढंग से कि किस किस का फोन आया था। अब सुबह गुड मॉर्निंग वाले बहुत आते हैं। अब मेरे को भी लगता है, मैं कहा गुड मॉर्निंग पहले तो कही नहीं, अब क्यों कई लोग कहते हैं। आप ना उन पे लिख दिया करो कि अगले 1 महीने के लिए मेरी गुड मॉर्निंग स्वीकार करें। नहीं वो फिर कहेंगे इसमें घमंड आ गया, छोड़ो। अब रात को होता है कई बार, रात को तो मोस्टली भाई साहब, रात को मोस्टली 20-25 फोन ऐसे आने ही आने हैं 11 बजे के बाद। दूसरे वाले तो नहीं? हाँ, भावुक वाले वो फोन आने हैं। फिर एक आपने फोन उठा लिया, वो 6-7 जनों से बात करेंगे। हाँ वो फिर कराएगा। हाँ। अब वीर ना गल करो भाई। हाँ, तो कहने का मतलब ये मेरे को प्यार करते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे को टेस्ट मत करो, मैं वैसे ही का वैसा ही हूँ। मैं तो बड़ बोलो, मैं जो बोलना मैंने पहले नहीं कभी सोचा। अब मैंने क्या सोचा, मैं जैसा था वैसा हूँ और वैसा ही रहूंगा। कई लोग तो कहते हैं यार थोड़ा सा तो कोई, कई बार मैं कपड़े वैसे पहन लेता हूँ, कहते नहीं यार अच्छा लगता है, एमएलए बन गया मैं, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? ये तो टाइम टपते पता लगता है। अब 1.5 साल तो गया, ऐसे थोड़ी होता है। कई कहते हैं यार भाई साहब आप फोटो डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, आप एमएलए बन गए। मैं कहा लोग लाइक कर रहे हैं, तेरे को पेट में क्या दर्द है? ठीक है, वो काम की लाइक नहीं करते, मेरे को खुद को होता है। मैं कहा यार ऐसा क्यों? आप मीटिंग में जाके कहीं वो मतलब वो करते हो दिखा रहे, वो नहीं करते लाइक, घूमने फिरने वाले कर देते हैं लाइक। उसमें तो फिर गलत कमेंट भी बड़े आ जाते हैं, ये ऐसे है ये वैसे है, ये नहीं देखते कि हमारे लिए लड़ रहा है। हाँ क्या करें? बात तो ठीक है। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं देखो, जब भी मेरे को तो बार त्योहार पे, मेरे जन्मदिन पे ना करो फोन, कोई बात। अब मेरा जन्मदिन होगा, इतना लोग प्यार करते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं मिलने, धरना होगा तो नहीं। मैं क्या अपने लिए तो आ जाया करो। नहीं उनको लगता ना वहाँ गोकुल जी जा रहे हैं, हमें क्या करना है? फोन करना है मेरे को, फोन करो जब काम है, जितने मर्जी इस काम के बाद फोन कर लेना। एक छोड़ो 10 फोन करो। हाँ, उसके बाद जितना आपने मिलना है, मैं आपके बीच में, मैंने कहाँ जाना है, जितने मर्जी उसके बाद आप मिल लो, हालचाल पूछ लो, सब है। लेकिन आज फोन इतने ज्यादा आते हैं, मेरे ऑफिस से फिर कॉल जाता है उनको, मैं उनको बकायदा लिस्ट देता हूँ कि भी इन लोगों फोन आए, इनसे बात कर लो, काम है क्या, पूछ लो कौन कहाँ से है, कोई कैसा है, कोई बाहर से फोन आया, कोई कुछ है। तो कई बार तो अदर स्टेट से आते हैं, हम नहीं बैक कॉल करते, कितनों को फोन करें, और जब यहाँ का काम करना है तो और तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बकायदा 2-2 3-3 लड़के वापस बैक कॉल करते हैं उनको। ये थोड़ा सा ये, और मुझे लगता है सिर्फ गूगल जी आपके साथ नहीं है, मुझे लगता है जितने भी लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, नहीं है सब, मुझे लगता है शायद सभी के साथ है। कारण है ना क्या है कि भाई फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि आपकी लोगों के साथ जुड़ाव और प्यार ज्यादा है, तो आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो हो सकता है कि ज्यादा आते हो,
कुछ के पास कम आते हो, बस अंतर इतना है। दूसरा, क्योंकि आपकी उपलब्धता मैक्सिमम लोगों के बीच में रहती है, तो एक ये अंतर हो सकता है। मुझे लगता है कि जब एक आदमी ज्यादातर पब्लिक के बीच में रहता है तो लोग उम्मीद करते हैं यार ये हमारा अपना है, ये तो हम कभी भी जाके। मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। मैंने तो 3-3, 4-4 बार मेरी विधानसभा डोर टू डोर करी हुई है। तो हम हर बंदे को अपना नंबर देते हैं, है ना, तो वो हर आदमी के पास मेरा नंबर है, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मेरा नंबर है। तो वो सारे फोन बाहर के भी और भी वो उठा के एक ही नंबर पे आएंगे। अच्छा, मेरी आदत है मैं अपना फोन कभी भी किसी साथ भाई को नहीं देता, क्योंकि मेरे को पता है कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसका क्या फोन आ रहा है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार ये भी हो जाता है, मैं कई बार इतना फोन से फेडअप हो जाता हूँ, कई बात भी ठीक है, आदमी किसको रिवर्ट करे। अब दिन में अगर 600-700 कॉल आ रही है, 600-700 कॉल आती है, हाँ, तो उसमें आप मतलब पहले तो आपको वो देखनी पड़ेंगी, तब तो आप तय करोगे ना। कोई काम कर रहा है आदमी, कहीं बाहर है या कुछ है, तो कई बार मतलब फोन से ना बस ये लगा लो एक ना हेट सी होगी कि फोन बनाया किसने बनाया किसने। हाँ जी, लैंडलाइन ठीक था, ना कमरे कोने में बज रहा, वहां जाकर करने की बात ठीक था। वैसे सोशल मीडिया को लेकर क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, चाहे वो लाइव वीडियोस को लेकर हो, किसी मुद्दे को लेकर हो, किसी स्टेटमेंट को लेकर हो, किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना हो, हर चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है आजकल क्योंकि टाइम सोशल मीडिया का है, तो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स आल्सो। व्यक्तिगत तौर पे आप क्या महसूस करते हैं कि यार सोशल मीडिया में इस एक्टिवनेस से लाइव कम्युनिकेशन आसान हुई है, या लगता है कि यार साला जी का जंजाल बन गया है? देखो, पॉजिटिवली सोचें तो मान लो कोई भी मैसेज हमें लोगों को देना है, कुछ है, तुरंत स्प्रेड हो जाता है, वो तो देखो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अगर हम आजकल देखें, आजकल बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, आईपैड नहीं छोड़ते, सारा दिन लगे रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, कुछ ना कुछ यूजलेस कंटेंट देखते रहेंगे। तो देखो वो चीजें गलत है। तो हर चीज का देखो कोई ना कोई फायदा भी होता है, कोई नुकसान भी होता है। नहीं, मैं गोकुल सितेई के हिसाब से कह रहा हूँ पर्सनली, ये तो हो गया ओवरऑल एक जेनरिक सिनेरियो में जी, गोकुल जी के लिए कि भैया सोशल मीडिया उनके लिए एक एडवांटेज बन गया। उनको लगता है कि नहीं यार बहुत बढ़िया काम हो गया, मैसेज कम्युनिकेट करना हो लाखों लोगों तक आधे घंटे पहुंचा जा सकता है। या कई बार लगता है कि साला यार ये ज्यादा ही हो गया यार। देखो क्या है, मेरी एक नेचर है कि आप काम हो ना हो, आप अपना कर्म करते रहो, लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि क्या काम कर रहा है। मेरे पे तो ये इतना चिढ़ने लग गए थे अपोजिशन वाले, मेरे को कहते ये यूट्यूबर है। मगर यूट्यूबर होना कोई बड़ी बात है, अगर होता भी तो आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग यूट्यूबर हैं, और उनसे वो पता नहीं कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अगर यूट्यूबर रेवेन्यू की है वो हिंदुस्तान की है। तो लोगों को पता तो लगे ना कि अगर सागवान चौक की लाइटें नहीं जल रही तो वो तो कह देंगे यार एमएलए कुछ नहीं करता, ये है वो है। मैं जाके लोगों को दिखा रहा हूँ कि सिस्टम किस हद तक फेल हो चुका है। मैंने जाके पूछा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं जी कमेटी वाले नहीं चलाते, ठीक है जी, कमेटी वाले कहते हैं वो नहीं चलाते आपस में ही, ठीक है। वहां जाके पता लगता है कि जो होमगार्ड वाला वहां है वो भला मानस उसको बटन ऑन करना भूल गया, बटन ही नहीं ऑन करता, वो दूसरे पे लगा। हाँ, मतलब किस हद तक सिस्टम फेल हो चुका है। अब आप एक चीज देखो, अब विधानसभा है, लोकसभा है, सब लाइव होती है, पता तो लगना चाहिए ना लोगों को उनका प्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, और अगर डिस्कशन हो रही है तो किस लेवल की डिस्कशन हो रही है। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मेरे को ये है कि ठीक है, ये हम लोग हैं मतलब देखो पब्लिक फिगर है, तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि क्या काम कर रहा है। पहले अखबार वालों को न्यूज़ भेजते थे सभी, ठीक है, और लेकिन आजकल क्या हो गया कि ये जो आपका सोशल मीडिया है ये ज़्यादा एक्टिव हो गया, हर बंदा अपने हिसाब से बात को रख सकता है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सही ढंग से। मैं आपकी बात में एक और बात ऐड करना चाहूँगा, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप लाइव करते हैं, बात रखते हैं, लोगों तक जल्दी बात पहुँचाते हैं, मुद्दे को एस्केलेट करते हैं, वो स्प्रेड आउट जल्दी होता है, तो लोगों को पता लगता है यार ये मुद्दे एड्रेस करने चाहिए जिसपे हमारे विधायक काम कर रहे हैं। उसका दूसरा जो एस्पेक्ट एक है, लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी देना जहां पर अपनी बात कोई भी कैसे भी रख सकता है, उसमें एक थिन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, खासतौर पर ऐसे मामलों में जहां पर चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एक ऑफिसर है, कोई सरकारी, ताकि आप अपने शब्दों का चयन, अपनी बात का चयन जो आप कर रहे हो,
उस प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए गाली गलौच या अभद्र शब्दों का प्रयोग करके बिल्कुल, कमेंट्स हाँ, लिख वो दो। तो गलत मुझे लगता है वहां एक चेक होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट। जो दूसरा एस्पेक्ट आपने बताया, दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड ट्रेट ऑफ सोशल मीडिया। जी। वहां लोगों को चेक करने की जरूरत है कि आपको अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास कर दो। लेकिन ना इसमें मैंने एक चीज देखी है जी, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और पेशेंस बड़ी जरूरी है। कई बार हम लोग भी पेशेंस लूज कर देते हैं, सही बात है। तो कई बार तो वो बातें कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं। यस, तो फिर बाद में ये क्योंकि सोचते ट्रैवल हैं बहुत क्विकली करती है कि हाँ जी, चीजें। हाँ जी, कई बार होता है ऐसे। कई बार हम लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। मेरी आदत नहीं है मैं किसी को कहूँ कि नहीं आप मेरी तरफ से इसको कमेंट करो, मेरी आदत नहीं है। मैं कई बार खुद ही ऐसे नहीं, मैं कई बार रेयर हो जाता हाँ, है, मतलब हाँ। कई बार कोई ज्यादा पर्सनल हो जाए तो लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि हाँ, इसमें अगर इसको यूज करना है तो इसमें पेशेंस बड़ी जरूरी है। हमें कई चीजों को इग्नोर जो है ना वो करना चाहिए। गोकुल सेतिया जी सीजन पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। चलो चलो, देखो क्या है, कई बार आदमी कुछ कर लेता है तो बाद में आदमी पछताता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। लाखों लोग देखते हैं उस चीज को, वॉच करते हैं, तो ठीक है। एक लाइटर नोट पे आपको एक बात कह देता हूँ। लाइटर नोट पे जो अभय सिंह जी ने कही थी, मुझे आपकी बात से लग रहा है जिस तरह से, कि बाद में रियलाइज होता है। तो अभय सिंह जी ने जब अपने उनसे पूछा गया था कि भैया आप अधिकारियों को बोलते हो तो बात सुन लेते हैं अधिकारी आपकी, और उनकी विधायक जी की बात नहीं सुनते, तो कह रहा है कि मैं किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता, वो तमीज से बात नहीं करते। तो मैं इसको एक लाइटर नोट में कहता हूँ कि शायद विधायक जी ने, गोकुल सेतिया जी ने तमीज की कमीज पहन ली है। तो नहीं, तमीज ऐसी बात नहीं। मैंने एक ना पहले कहा था एक इंटरव्यू में जी, मैं कहा मैं तमीज वाला हूँ, मैं बहुत तमीज वाला हूँ, और अगर मैं बदतमीज हूँ तो मेरे से कोई बदतमीज नहीं है। अब बात तो ठीक है। अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, बात तो ठीक है कि अगर मैं सुधरना चाह रहा हूँ तो मेरे को सुधरने दो। बिगड़ने में मजबूर ना करो। हाँ, बिगड़ने में मजबूर ना करो। सबकी अपनी नेचर होती है, तो ठीक है। अगर सुधर रहा हूँ तो वो विपक्ष वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक बात है। तो हेल्दी है उनके लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को, है नहीं? ठीक बात है। एक अभी बस रिसेंटली ले लेते हैं, सिरसा में हमारे सच्चा सौदा डेरा है, उसके जो सच्चा सौदा डेरा के राम रहीम सिंह जी, उनके ऊपर जो केस और एलिगेशंस के बाद वो अपनी सजा काट रहे हैं। बीच बीच में उनको पेरोल मिलती रहती है, अभी भी वो 40 दिन की शायद पेरोल पे बाहर है। बार बार पेरोल मिलती है, क्योंकि सिरसा से, तो मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सिरसा में ही डेरा है, सिरसा में ही सारी स्थापना हुई उसकी, बार बार पेरोल मिलती है। तो जब विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछा है तो वो कह रहा है कि ये तो एक कोर्स ऑफ प्रोसेस है, भाई उनका एक संवैधानिक अधिकार है, जो बाय लॉज मिलनी चाहिए उस हिसाब से मिलती है। जब विपक्ष और जनता उठाते हैं यार कि वो कन्विक्टेड है, उसमें मतलब उन पे एलिगेशन नहीं है, वो कन्विक्टेड है, वो उनकी सजा चल रही है, और बार बार ऐसे मिलना, ऐसे लगता है कि शायद उसको इलेक्शंस के चलते या जब भी किसी स्टेट में आता है तो बार बार उनको दे दे ताकि चुनाव में फायदा लिया जाए। आप बिकॉज सिरसा से विधायक भी यहीं से बिलोंग करते हैं, आप पर्सनली कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखो भाई जब इस पे इसलिए नहीं कोई टिप्पणी करना चाहूंगा, तो देखो माननीय कोर्ट का भी मैटर है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है सरकार की तरफ से, इसलिए मैंने कहा मैं इसलिए सिर्फ आपसे पूछा क्योंकि आप सिरसा से ही हैं। हाँ हाँ, ज्यादातर लोग सारे यहाँ हैं। मैं एक तो कोई लॉयर नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं, और क्या उसमें टेक्निकल चीजें हैं, क्यों उनको पैरोल मिलती है, कैसे मिलती है, कितने वक्त बाद मिलती है, तो मुझे उस चीज का आइडिया नहीं, तो उस पर कुछ भी बोलना मेरे हिसाब से ठीक जो है वो ठीक। अभी हाल ही में एक दिशा की मीटिंग के अंदर आपका शायद जाना हुआ था, वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मैं वो पूरा मामला समझना चाहूंगा एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए कि एग्जैक्टली क्या मैटर हुआ था। बस यही था जी, ऑफिसर्स के जो है कुछ ऑफिसर्स के अगेंस्ट था कि देखो सिरसा के हालात ये हैं, आप लोगों को इतनी बार हम रिटर्न में दे चुके हैं, तो उनसे जवाब मांगना था मेरे सारे डाटा के साथ कि आप जवाब दो इस चीज का कि आपने इतने डाटा के अंदर क्या क्या काम करा है। तो बस उस चीज से रोका गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि वो लोग जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि करा पहले कुछ है नहीं। लेकिन देखो मेरे को भी बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि जब मैं लोगों को खुद अनुरोध कर रहा हूं कि आप आइए, आप मेरी ताकत है, आप आएंगे, जब पूरा हजूम आएगा तब इनको समझ आएगी कि काम करना पड़ेगा। जब लोगों को ही अपने काम का नहीं है, जैसे आपने कहा कि आप धरना देते हो वहां नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जन्मदिन पे आएंगे, धरने पे नहीं आएंगे। धरने पे नहीं आएंगे, तो फिर बताओ मेरा भी हौसला उससे टूटता है ना। तो ये तो मुझे लगता है कि जनता को भी सुननी चाहिए। विधायक जी अगर आपके लिए जा रहे हैं तो आप भी तो विधायक जी की बात सुन के वहां पर साथ खड़े हो। मुझे मेरा सिरसा मेरा परिवार है, मुझे नहीं पता किस प्रकार से चलते हैं। इतना मुझे विधानसभा में प्यार दिया,
3 महीने मैंने जी जान लगा दी काम करने में, उठा के नगर परिषद किसी और की बना दी। क्या मैंने गलत काम किया था, मुझे थोड़ा सा ये बता दो। अरे स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी सारी उम्र उन्होंने उस प्रकार से सेवा करी कि कोई भी उनके रूम में आके बैठता था, कोई चंडीगढ़ जाता था वहां उनके पास रहता था। आप मतलब एक उन्होंने कभी एक लाइन नहीं खींची। आजकल तो देखो पॉलिटिशियंस हैं, बेशक मैं हूं, एक गैप रखना पड़ता है क्योंकि ये नहीं पता लगता आजकल कौन सही है कौन गलत है। पहले जमाना और हिसाब का था। तो उनको तो हरा दिया, तो हमारी नगर परिषद तो बड़ी छोटी चीज थी। अच्छा, उसके बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि भाई लोगों को आप आओ। विधानसभा में मैं अपना काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जनता दरबार लगाता हूं कि पहले ना कई काफी लोग एमएलएस के एमपीस के नजदीक नहीं लगते थे, पता ही नहीं होता था। कोई ना कोई ढूंढते थे, उनका कोई नजदीकी ढूंढने, उसको लेके जाए। मैं जनता दरबार लगा, मीडिएटर निकालने, हाँ मीडिएटर, और फिर मीडिएटर पता नहीं कैसे कैसे होते थे, क्या क्या करते थे, ये सिस्टम था। हम जनता दरबार लगाता हूँ, मेरे को देख देख के काफी एमएलएस ने शुरू कर दी। मुझे उन्होंने कहा यार तेरा सिस्टम ठीक है, हमने भी लगाना शुरू कर दिया। तो देखो मैं तो यही कर सकता हूँ ना कि सबसे डायरेक्ट मिलो, सबके दुख सुख में जाओ, वहां पे अपना मुद्दा उठाओ, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करो, और अगर काम नहीं हो रहा तो अपना संघर्ष का रुख अपनाओ। लेकिन संघर्ष के अंदर लोगों का साथ तो चाहिए ना। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो देखो फिर कहीं ना कहीं हौसला टूटता है। जिस तरह से आपकी जो 2-3 जब आप डीटीपी के ऑफिस में गए थे, जब वो फोन नहीं उठा रहे थे, हम वहाँ चले गए सीओ वाले इंसिडेंट में, जब लोगों से आपने इंटरेक्ट करा, मैं मतलब आपसे क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे भी करते होंगे, सोशल मीडिया पे भी, लोगों को ओवरऑल आपको फीडबैक कैसा मिला था? मैं सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी, क्योंकि उनका एक अलग परसेप्शन हो सकता है, मैं जनरल सिरसा की आम जनता की बात कर रहा हूँ। हाउ वाज द परसेप्शन ऑफ द पब्लिक के लोगों ने उसको इस तरीके से लिया था कि यार एग्रेसिव होने की क्या जरूरत थी, या ये था कि नहीं यार ये डोज देनी जरूरी थी? व्हाट वाज द परसेप्शन? हमारी जनता सिरसा की जी शांति प्रिय जनता है और होना भी चाहिए, लेकिन जब हमारे हकों और अधिकारों की बात आ जाए तब लड़ना जरूरी है। लड़ना ये नहीं किसी से हाथापाई करनी है, विरोध है, प्रदर्शन है, वो जरूरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनता निराश और हताश हुई पड़ी है। लोगों ने ये मान लिया कि होना वाना तो कुछ है नहीं, क्या करना है जाके। अच्छा, यही अगर चुनाव से थोड़े दिन पहले कर रहा होता फिर कहते कि ये तो राजनीति चमका रहा है। अभी तो कोई नजदीक चुनाव भी नहीं था। वहां एज एन एमएलए, चलो मैंने कभी ऐसे मैं बोला नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये तो एक मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। वहां जा रहा हूँ मैं खुद, वहां पे पुलिस वाले हमें उठा उठा के साइड पे कर रहे हैं, तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पर पता नहीं अब जनता ने निराश हो गई है या क्या है, कुछ कह नहीं सकते। सिरसा की जनता आपको प्यार से रॉबिन हुड का नाम भी देती है, और बड़ी बार सुनने को मिलता है कि एटलीस्ट हमारी आवाज़ को उठाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं। पर्सनली गोकुल सेतिया को कैसा लगता है जब सुनने में मिलता है कि यार लोग इस तरह से प्यार से नाम दे रहे हैं? कोई रॉबिन हुड भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो आपने बोला, मेरे को नहीं मतलब मैं तो बता रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो लोगों से सुना है मैंने। कुछ जनों मेरे को कहते हैं, मेरे को बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बात अकेला मुद्दा उठाने की नहीं है, काम होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, मैं जब भी बाईपास जो है वहाँ से जब भी क्रॉस करता हूँ, जब मैं देखता हूँ हॉस्पिटल, तो मेरे अंदर ना बड़ा एक इमोशनल सा वो भाव आ जाता है कि यार जिस दिन पहले दिन वहाँ पे बैठे थे धरने पे, तब सारे कहते थे तो पागल है ये वो, कौन सा अस्पताल आना है। आजकल एक सड़क गली बनवानी मुश्किल हो जाती है, कौन सा इन्होंने कुछ देना है। वो जगह मेरी सजेस्ट करी हुई थी कि आप इस जगह पे यहाँ बनाना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे को उस समय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बुलाया था रेस्ट हाउस, उनके आगे भी बात रखी। फिर सीएम हाउस गए तब भी उनके आगे बात रखी। फिर नए सीएम बने, इनके आगे भी बात रखी। तो आज जब वहां से निकलता हूँ तो बड़ा एक ना अंदर से इमोशनल और बड़ी खुशी होती है कि देखो एक शुरुआत करी, एक सोच लेके चले, और इसके अंदर कितने लोगों की जान बचेगी। तो बड़ा मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अकेले आवाज उठाने से कुछ नहीं, उसके अंदर साथ लोगों का बड़ा जरूरी है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि देखो ये तो अपनी राजनीति चमका रहा है या क्या होना हो आना है,
मैं सिरसा वालों को बोलूंगा, आप उस हॉस्पिटल को देखो, वो आपके साथ की देन से वो हॉस्पिटल बन रहा है। तो अगर आप साथ नहीं दोगे तो गोकुल सेतिया अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर साथ दोगे तो ऐसे ऐसे आपके सपने साकार ये व्यक्ति करने का काम करेगा, आप सोच नहीं सकते। उस दिन के बाद मैं भी थोड़ा सा देखो इस चीज पे ढीला चलने लग गया। मैंने कई बार, मेरे को कई लोग कहते हैं कि बड़े दिन हो गए, ठंडे ये हैं, कोई हुन्नवा पंगा ना खड़ा कर दी कह देते हैं कई बार, ठंडे हो, ठंडे रहे। मैं कह कोई नहीं यार, अब ठंडे ही हैं। जो लोगों को देखो वो चीज अगर शायद नहीं पसंद तो फिर क्या क्या करें, फिर आप बताओ। सिरसा की जनता के लिए अगर बात करें, गोकुल सेतिया के मन में अब क्या ख्याल आता है कि भाई 2029 अगले चुनाव होंगे हरियाणा की विधानसभा में, अगर आज काश कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी होती, या कांग्रेस होते तो शायद स्थिति कुछ और होती। हो सकता है कि गोकुल सेतिया शायद हो सकता है कि युवा मंत्री के रूप में भी शायद विधानसभा में होते। लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर क्या लगता है 2029 के लिए क्या एजेंडे लेके चलेंगे? जो परिस्थितियां आपने बताई हैं कि जिस तरह से काम नहीं हो रहे, हैंडकफ्ड फील करते हो, आपको लगता है कि फाइट भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जनता के पास भी लग रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे, तब की तब देखेंगे भाई साहब। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने रजिस्ट्री करा रखी है इलेक्शन लड़ने की। मेरा तो देखो इतना काम है, मेरे को लोगों ने जिताया है, मैंने अपनी टर्म में पूरी कोशिश करनी, पूरे प्रयास करने लोगों के लिए, उनका एहसान है मेरे पे, तो मैंने उस पर जो है वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, मेरी सिर्फ इतनी सोच है। सरकार के लिए, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए डायरेक्ट कहना चाहूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से कहना चाहें? वैसे तो आप उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे माध्यम से भी कि जो आपको लगता है कि सिरसा की जनता के लिए जी ये हो सके तो पहली कलम से ये काम कर दो जी, सिरसा का भला कर दो जी। देखो मैं तो एक बात कहूँगा कि मैं एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हूँ। मेरा कोई एक करता है तो मैं उसके लिए 10 करता हूँ। मैं तो थैंक्स भी शरेआम करता हूँ। देखो मैंने एक पॉजिटिव हेल्दी पॉलिटिक्स को करने की शुरुआत और कोशिश करी थी, लेकिन उस पे जो है मैंने आपको बताया कि सीएम साहब संभाल नहीं पाए। मैंने कभी अपना पर्सनल काम तो उनको कहा ही नहीं, मैंने अपने एरिया का काम किया। और आपने जैसे कहा कि उनको कोई लोग मिसगाइड करते होंगे या कुछ और करते होंगे, उसके पीछे देखो क्या रीजन है वो मैं ना जानता ना मुझे पता, लेकिन चलो कहने में अच्छा नहीं लगता। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये सोचता कि बेशक अपोजिशन का है, पर अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर ये उस चीज का वेल विशर है, तो कहीं ना कहीं देखो उनकी छवि को भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि ठीक है एक विपक्ष का एमएलए है, लेकिन फिर भी उनके एरिया में काम हो रहा है। एक पॉजिटिव बात ये निकल जाती है कि आप सकारात्मक राजनीति को एनकरेज कर रहे हैं। होता उल्टा है राजनीति में कि इसका ग्राफ ना बढ़ जाए तो इसको डाउन करो, लेकिन होना ये चाहिए। देखो अब अगर कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में एस्टेब्लिश्ड है तो आप कितने दिन तक उसको, अगर कोई दुकान है मान लो, उसका पकवान अच्छा है, ठीक है, आप कितने दिन तक, मेरी बात सुन लो, कोशिश कर सकोगे कि आप उसकी दुकान को फेल कर दो? जिसके अंदर जो क्वालिटी है, आप चाहो कि मैं उसके सामने कोई दूसरी खड़ी करवा दूं तो आप नहीं कर सकते। आप अगले का टैलेंट नहीं मार सकते। अब उनको कोई क्या गाइड कर रहा है या वो क्यों नहीं काम कर रहे, अब देखो ये तो वो सीएम साहब बता सकते हैं। अच्छा कोई मुझे लालच नहीं कि मैं कोई बीजेपी में जाना था, कुछ ऐसा था ही नहीं, कांग्रेस में ही हूं मैं, कहाँ चला गया मैं? आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा भाई साहब स्पष्टवादी आदमी हूँ और मैं बेशुक्रा नहीं हूँ। सीएम साहब ने देखी ये चीज, तो अब उन पे निर्भर करती है कि उन्होंने किस प्रकार से, उनके छोटा भाई लगा लो कि किस प्रकार से लेके चलना जी। तो अभी बस चलते चलते बस ये कि जो काम आपको लगता है कि आप सीएम साहब से कहना चाहेंगे यार कि ये काम, हालांकि विधानसभा अपनी बात रखी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चैनल के माध्यम से भी हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं
भाई साहब कोई आसान फरामोश आदमी नहीं, मैं तो यही हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि देखो आप काम करोगे तो मैं आपका थैंक्स करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें फायदा मिलेगा कि हाँ कि सीएम साहब ने काम किया। मैं बेशुक्र नहीं हूं, बेशक कोई कुछ भी बोले, कांग्रेस में हूं, ये उनको शायद चीज कड़वी लगेगी, लेकिन मैं एक हेल्दी पॉलिटिक्स में विश्वास रखता हूँ। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं गोकुल सेतिया जी। और सबसे अच्छी बात, मतलब मैं पर्सनली कहूँ कि आज राजनीति के अंदर, सिर्फ प्रदेश के अंदर नहीं, देश भर के अंदर एक हेल्दी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, सकारात्मक पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, कि जहां सत्ता पक्ष अगर काम करे तो विपक्ष अगर अच्छा है तो उसको अच्छा कह के अप्रिशिएट करे, ना कि सिर्फ उसको इस बात के लिए क्रिटिसाइज करे कि वो विपक्षी पार्टी से है। तो आपने एक अच्छी और एक हेल्दी पॉलिटिक्स की जो आप बात करें, जिस इंटेंशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि ये इंटेंशन ना केवल आपके साथ रहे, इस प्रदेश के अंदर रहे, बल्कि बाकी प्रदेशों के अंदर भी ये ट्रैवल करे, ये नोशंस, ये सेंटिमेंट्स ट्रैवल करे, ताकि एक स्वस्थ राजनीति जो देश के अंदर होनी चाहिए वो हो, ताकि वास्तव में एट द एंड ऑफ द जो अल्टीमेट गोल है वो है पब्लिक वेलफेयर। तो जनता का भला होना चाहिए, बिल्कुल। सत्ता पक्ष करे विपक्ष करे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है आपकी जो सोच है अच्छी है, और हम चाहेंगे कि गोकुल सेतिया जिस तरह से अभी तक जनता के बीच में उनकी नुमाइंदगी करते हुए, उनकी आवाज़ उठाते हुए, लगातार जनता के बीच उनके मुद्दे उठाते हैं, हाँ साथ में जनता भी उनका साथ दे, केवल बाहर घूमने वाले पोस्टों पे कमेंट ना करके धरनों पर भी साथ जाके जो मैं भी टेस्ट करता हूँ कि इस पे ज्यादा लाइक आते हैं, उस पे आते हैं, इस पे नहीं करेंगे उस पे करेंगे, उस पे करेंगे। तो ये भी थोड़ा मैं जनता से कहूँगा कि वो ध्यान रखे हुए, गोकुल जी भी नोटिस करते हैं कि तुसी उत्थे नहीं करते कमेंट, तुसी सिर्फ घूमने वाले तो कहते हो सर उत्थे ठंड की में जी बर्फ की नहीं पै रही होते, आप सिर्फ उस पे ना करें। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस साफगोई से गोकुल जी आप भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है जनता ने वही प्यार आपको इस इलेक्शन में दिया, पिछली बार भी दिया था, शायद बड़े कम मार्जिन से आप रह गए, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने, सिरसा की जनता ने बहुत प्यार दिया, आपके परिवार को बहुत प्यार दिया, वर्षों तक प्यार दिया, दशकों तक प्यार दिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि यही प्यार जो सिरसा की जनता ने दिया है आपके परिवार को, आप उस भरोसे को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहें, प्रदेश के अंदर उनके काम कराएं, और हमारा सिरसा जो है उन्नत हो, प्रोग्रेसिव हो, लोग यहाँ के खुशहाल हों। यही हमारी भी आपके साथ यही हमारी जो है ना भावना है। हम आपके लिए भी बहुत गुड विशेस गोकुल जी करते हैं कि यू ऑलवेज रिमेन हेल्दी, हेल एंड हार्टी एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ सो दैट यू कैन सर्व द पीपल ऑफ सिरसा एंड हरियाणा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। तो हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के निष्पक्ष में बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी। तो ये थे हमारे साथ सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ, और मुझे लगता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने हर सवाल का जवाब दिया। और हमने भी प्रयास किया कि जो मुद्दे या जो सवाल उनसे पूछे जा सकते थे सरकार को लेकर, सिरसा को लेकर, प्रदेश की राजनीति को लेकर, ऐसे वो सवाल जिनसे गोकुल सेतिया जी से जवाब बनते थे। पक्ष और न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, यही हमारा एक मोटिव और अल्टीमेट गोल है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ सवाल और जनता के मन में जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछें और उनके हर जवाब को आप तक लाने का प्रयास करें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, कोई सजेशन हो तो वो भी हमारे लिए करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल फॉर न्यूज इंडिया।